So, what's up everyone? This is Madhusudan Mishra once again with you in this lecture series for CA final and CMA final multiple choice questions for goods and services tax. GST की सीरीज चल रही है बेटा MCQ की, जहां पर हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है. कहां तक कर लिया बोलो? क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है. और अब चालू कर रहे हैं बेटा हम कहां से? क्वेश्चन नंबर 11 से. पक्का पक्का सर. ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 10 तक चालू कर लिया था. पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था. अब ये पार्ट 2 बोल रहा हूँ, बट आई होप बेटा यहाँ पर हम ज़्यादा MCQs कवर करें. अगर टाइम अलाउ करेगा तो हम यहाँ पर बहुत सारे MCQs कवर कर चलेंगे. हालांकि पार्ट 1 में अपन 10 MCQ ही कर पाए थे क्योंकि टाइम की लिमिटेशन थी. यहाँ पर अपन ज़्यादा MCQ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, बोलो हाँ क्या ना? हाँ. कोई वीडियो प्रॉब्लम है बेटा? कोई वीडियो प्रॉब्लम नहीं है. चलें आगे. हाँ सर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? बेटा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वाइल इशूइंग अ टैक्स इनवॉइस इशू करते वक्त इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? हमने कहा जी सेक्शन नंबर 31. हमने कहा जी सेक्शन नंबर 31 टैक्स इनवॉइस को डिस्कस करता है बेटा. पहला स्टेटमेंट आ रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मैंशनड. बेटा ऐसा कहाँ लिखा है सेक्शन 31 में? बताएंगे मेरे को बच्चे, कहाँ लिखा है कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट है तो मेंशन ही नहीं करना? बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई हर सिचुएशन में मेंशन करना है, चाहे वो इंटर स्टेट हो चाहे वो इंट्रा स्टेट हो. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अगला स्टेटमेंट आ रहा है बेटा, द पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कैन साइन द टैक्स इनवॉइस इन केस द टैक्स पेयर और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैज़ बीन ट्रेवलिंग अब्रॉड. बेटा अगर मालिक बाहर घूमने गया है तो पीछे से आपका अटॉर्नी होल्डर आपकी टैक्स इनवॉइस साइन कर सकता है. बेटा ऐसा कहाँ लिखा है? बताओ ऐसा कहाँ लिखा है? क्वांटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन केस ऑफ गुड्स वेयर गुड्स आर सोल्ड ऑन एज इज वेयर इज बेसिस. बेटा एज इज वेयर इज का मतलब होता है जहां पर गुड्स में मूवमेंट नहीं होता, गुड्स में नो मूवमेंट. सर मतलब बेटा कि जैसे आपने बिल्डिंग परचेस करी, क्या परचेस करी बोलो? बिल्डिंग. नो मूवमेंट ऑफ गुड्स. क्या बोला मैंने? नो मूवमेंट ऑफ गुड्स. बेटा गुड्स में कोई किसी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा. उससे मैं बोलता हूँ क्या? एज इज वेयर इज, मतलब वहीं का वहीं, चेंज नहीं करना पड़ा. ओके तो वहां पर उस केस के अंदर क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटिटी मेंशन करना रिक्वायर्ड नहीं है, इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन. बेटा ऐसा कहाँ लिखा है? ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है. क्वांटिटी हर सिचुएशन में मेंशन करनी पड़ेगी साहब, हर सिचुएशन में मेंशन करनी पड़ेगी. ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर एज इज वेयर इज केस हुआ तो आपको क्वांटिटी मेंशन करना जरूरी नहीं है. ऐसा कहीं नहीं लिखा है बेटा. और अगला केस आ रहा है बेटा, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन केस ऑफ मिक्सड सप्लाई ऑफ गुड्स. बेटा सेक्शन 8 की बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 8 की बात कर रहा है, मिक्सड सप्लाई ऑफ गुड्स. बेटा मिक्सड सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब होता है जहां पर आप आर्टिफिशियल बंडलिंग करते हो. क्या करते हो बेटा? आर्टिफिशियल बंडलिंग. आर्टिफिशियल बंडलिंग का मतलब क्या होता है सर? जहां पर मतलब जबरदस्ती है. जबरदस्ती कैसे साहब? मैंने एक एग्जांपल लिया था बेटा, कैलकुलेटर के साथ डायरी, या आप बोल सकते हो बेटा डायरी के साथ कैलकुलेटर. ठीक है. अब बेटा डायरी के साथ कैलकुलेटर में क्या कर रहा हूँ, न्यू ईयर के ऊपर सारे एम्प्लॉइज़ को दे रहा हूँ कि साहब जो भी एम्प्लॉई है, मतलब जो भी कंपनी में काम करता है बेटा, डायरी के साथ कैलकुलेटर उसे मिलेगा मात्र और मात्र कितने रुपए में बेटा? 500 रुपये में. तो इन 500 रुपीज़ आई एम गिविंग डायरी प्लस कैलकुलेटर टुगेदर. ये हुआ बेटा, डायरी के साथ कैलकुलेटर खरीदना जरूरी है. नहीं खरीदेंगे तो पाप लग जाएगा. नहीं खरीदेंगे तो साहब क्या सामने वाला मेरे को अकेली डायरी नहीं देगा? नहीं साहब. लैपटॉप के साथ बैग बेटा, लैपटॉप के साथ बैग आप नहीं खरीदते तो भी देता है बेटा, वो देता है. क्यों देता है बेटा? क्योंकि वो एक नेचुरल बंडलिंग है. समझ रहे हो आप? लैपटॉप के साथ बैग देना एक नेचुरल बंडलिंग है साहब. ओके इसका मतलब ये हुआ सर कि टूथपेस्ट के साथ जो ऊपर की पैकिंग आती है, टूथपेस्ट जो बेटा आप सुबह सुबह दातुन मंजन करते हो, उसके साथ जो बेटा पैकिंग आती है ना बेटा, वो पैकिंग उसके साथ बेटा कंपोजिट सप्लाई, उस पैकिंग का कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बैग की कॉस्ट भी बेटा लैपटॉप में इन्वॉल्व होती है, लेकिन वो उसके साथ देनी जरूरी है बेटा. वो नेचुरल बंडलिंग है, उसे मैं अलग से नहीं लेता हूँ. उसको नहीं बोलता बेटा अलग से पैक करके दो मेरे को, वो उसमें पैक ही आएगी क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है. इसको बोलते हैं बेटा अपन क्या? कंपोजिट नेचुरल बंडलिंग. लेकिन जहां पर अपन जैसे डायरी कैलकुलेटर हो गया, जहां पर एसी के साथ बेटा एसी फिटिंग हो गई, एसी एयर कंडीशनर के साथ एसी फिटिंग हो गई, स्टेबलाइजर हो गया, ये सब चीज़ें आप अलग से खरीद रहे हो. तो ये जितनी भी चीज़ें आप अलग से खरीद रहे हो बेटा, अलग से खरीद रहे हो, ये आपने उसके साथ मर्ज कर अगर आपको कोई एयर कंडीशनर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बोल रहा है साहब कि एसी के साथ में सब दे दूंगा इस प्राइस पर, मतलब सिंगल प्राइस पर, कि साहब ये पूरा का पूरा आप ले लो आप, आपके लिए लगा देंगे 50,000 रुपये. ये 50,000 रुपये लगा देंगे. उसने अलग अलग रेट नहीं बताया गुड्स का. इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई. लेकिन बेटा डिस्क्रिप्शन तो बताया ना,
वो ये तो बता रहा है ना, मैं स्टेबलाइजर भी दे रहा हूँ, एयर कंडीशनर भी दे रहा हूँ। वो टैक्स इनवॉइस पर आपको बेटा डिस्क्रिप्शन तो लिखेगा, लेकिन प्राइस अलग अलग नहीं लिखेगा। उसने वो लिखेगा बेटा ये 5 चीजें दी और ये 5 चीजें दी इतने रुपए की, सिंगल प्राइस। तो यहां पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा मेंशन करना कि चीज किस पर होनी चाहिए, बोलो सिंगल प्राइस। तो बेटा अगर सिंगल प्राइस है, क्या बोला मैंने, अगर सिंगल प्राइस है तो मिक्स्ड सप्लाई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा डिस्क्रिप्शन होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं है साहब कि डिस्क्रिप्शन ही नहीं होगा। तो ये जो कह रहा है ना कि डिस्क्रिप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई, कि मिक्स्ड सप्लाई में साहब डिस्क्रिप्शन ही रिक्वायर्ड नहीं है, वो गलत है बेटा। हाँ, अलग अलग रेट बता रहे हो अगर आप सबका, तो फिर वो मिक्स्ड नहीं बनेगा, क्योंकि मिक्स्ड का मतलब होता है सिंगल प्राइस। तो यह रेट की बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन की बात है। तो बेटा ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल बिल्कुल गलत है साहब, चारों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नन ऑफ दी अबव। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, हाँ सर, अगले पे चले, अगले पे चलो। आई होप बेटा समझ में आ रहा है आपको, है ना। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और लेक्चर अच्छा लगे बेटा तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट चाहिए मेरे को, इस बार कमेंट चाहिए साहब। ठीक है, तो अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है दोस्त तो प्लीज 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 आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगले लेक्चर्स बेटा उसी पे डिपेंड करते हैं। आप अच्छे कमेंट्स मुझे करके बताओगे साहब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तभी तो मुझे लगेगा ना साहब कि आपको समझ में आ रहा है। और आपको समझ में आ रहा है तो मेरा लेक्चर बनाना आपके लिए फ्रूटफुल है, फ्रूटफुल मतलब फलदायी है, अदरवाइज बेकार है। ठीक है, अदरवाइज इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। व्हाट विल बी द रेट ऑफ टैक्स एंड नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि बेटा आपको अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप कहोगे ना सब कमेंट करके कि अच्छा लगा, तो आई विल फील गुड कि कहीं ना कहीं अपन ने बेनिफिट पहुंचाया बच्चों को। ठीक है, तो कमेंट करना बनता है। चले, हाँ सर। व्हाट विल बी द रेट ऑफ टैक्स एंड नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ द सेम इज नॉट डिटर्मिनेबल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस। बेटा एडवांस याद करो, काय की बात हो रही है दोस्त, एडवांस की बात हो रही है। और एडवांस के केस में बेटा आप सब जानते हैं कि साहब अगर हमें नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता है और रेट नहीं पता है स्टार्टिंग में, क्योंकि एडवांस आ रहा है, तो बेटा 18% और इंटर स्टेट सप्लाई, क्या बोला मैंने, 18% और इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। ये वाला ऑप्शन बेटा 18% और इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा नहीं बेटा, इंटर स्टेट सप्लाई। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन बेटा। तो बिल्कुल सिंपल सा था, इसमें बिल्कुल भी टाइम अपना नहीं लगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। मतलब फॉलोइंग एक्टिविटीज में कौन सी टैक्सेबल है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट्स नॉट एडमिटेड और देयर अटेंडर्स। बेटा ये आउटडोर पेशेंट्स की बात हो रही है। एक होता है बेटा इंडोर पेशेंट, मतलब जो भर्ती होता है, जो बेटा वो बिस्तर पे ऐसे करके लेटता है, जिसे बेड अलॉट होता है, उसे बोलते हैं इन पेशेंट। एक होता है बेटा आउट पेशेंट, जिसे ओपीडी बोलते हैं बेटा, जहां पर अपन केवल दिखाने जाते हैं चेकअप के लिए, और डॉक्टर अपना चेकअप करते हैं और अपन वापस घर आ जाते हैं। उस केस में बेटा अपने साथ अगर अपन अटेंडेंट्स भी जाते हैं और विजिटर्स भी जाते हैं बेटा आउट ऑफ सिटी, बेटा जैसे कोई बड़े हॉस्पिटल में आप चेकअप कराने गए जहाँ पर आप रहते नहीं हो, जिस सिटी में आप रहते नहीं हो, जैसे हमारे यहाँ पर जयपुर एक बड़ी सिटी है, तो बेटा जयपुर अगर मैं चेकअप कराने जा रहा हूँ तो वहाँ पर रहूँगा नहीं, तो लेकिन जाऊँगा तो सही बेटा, अब जाऊँगा तो डेफिनेटली मेरे को आने में टाइम लग जाएगा। तो हॉस्पिटल में बेटा कैंटीन्स होती है, क्या होती है, कैंटीन्स। अगर उन हॉस्पिटल की कैंटीन्स में मैंने खाना खा लिया, क्योंकि डेफिनेटली आउट ऑफ सिटी हूँ, तो बेटा वहाँ मुझे रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढना पड़ेगा। हॉस्पिटल के बाद कोई रेस्टोरेंट है नहीं है, तो मैं हॉस्पिटल की कैंटीन में ही खाना खा लूँगा और वापस शाम को मेरे घर रवाना हो जाऊँगा, क्योंकि मेरा दूसरी सिटी के अंदर घर है। उस केस में बेटा हॉस्पिटल की जो कैंटीन पेशेंट्स को फूड दे रही है ना बेटा, कौन से पेशेंट्स को, मैं एडमिटेड पेशेंट नहीं हूँ साहब। अगर मैं एडमिटेड पेशेंट होता और मुझे खाना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दिया जाता, जो सर्जन है, अगर सर्जरी हो रही है और अगर तबीयत खराब है साहब, तो उस जो डॉक्टर फिजिशियन है, जो फिजिशियन है, उसके हिसाब से बेटा, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मेरे को क्या दिया जाता, खाना दिया जाता। और आप भी जानते हो बेटा वो दलिया वलिया होता है वो लेकर आते हैं, खिचड़ी दलिया होता है वो लेकर आते हैं, एकदम लिक्विड फूड होता है, ज़्यादा आपको वहाँ पर कोई मक्खन मलाई नहीं दी जाती साहब। वो होता है बेटा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। बेटा उस पर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि वो कंपोजिट सप्लाई बनता है। वहाँ पर उन्होंने जो पैसा बेटा मेरे से चार्ज किया ना पैकेज का, जो टोटल पैकेज है बेटा, वो टोटल पैकेज है हेल्थ केयर सर्विस का। वो मेरा इलाज कर रहे हैं और इलाज करने के दौरान मुझे खाना दिया जा रहा है, इसलिए वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। वो एंजिलरी सर्विस बनता है, हेल्थ केयर सर्विस प्राइमरी सर्विस बनती है। लेकिन यहाँ पर आउटडोर पेशेंट, बेटा आउटडोर पेशेंट के केस में क्या होगा, आपका टैक्स लगेगा। ये आपकी बेटा एग्जाम सप्लाई नहीं बनेगी, ये टैक्सेबल सप्लाई बनेगी। तो बेटा बिल्कुल ये टैक्सेबल सप्लाई बनेगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय नॉन एयर कंडीशन रेलवेज। बेटा एयर कंडीशन रेलवे टैक्सेबल होता है, नॉन एयर कंडीशन रेलवे टैक्सेबल नहीं होता, ये बेटा आपका टैक्सेबल नहीं बनेगा। सर्विसेज बाय ब्रांड एम्बेसडर बाय वे ऑफ फोल्क डांस परफॉर्मेंस वेयर कंसिडरेशन चार्ज इज ₹1,40,000। बेटा सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको 1,40,000 दे दिया ताकि लिमिट के नीचे लिया है। फर्जी बात बेटा, ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर बेटा देखते बोलो, 1 रुपया भी होगा तो टैक्स लगेगा साहब, 1 रुपया भी होगा तो टैक्स लगेगा। दिमाग में डालो, बोलो ब्रांड एम्बेसडर, बड़े लोग, बड़े लोगों की परफॉर्मेंस।
और बड़े लोगों की परफॉर्मेंस के लिए बेटा लिमिट नहीं होती है। ये बहुत 140 कहाँ अटता है साहब, ये 500 करोड़ एक बार में कमाने वाले लोग, इनके लिए कहाँ अटता है 140? सोचो। तो इनके लिए तो बेटा सीधा टैक्स लगेगा। ब्रांड एम्बेसडर की परफॉर्मेंस बोले तो सीधा टैक्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बेटा बाय एयर एग्जेम्प्ट नहीं है साहब। इतनी रईसी मत दिखाओ, इतनी रईसी मत दिखाओ बेटा। ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल भी हो जाएगा बेटा। यहाँ पर ये भी टैक्सेबल आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को। हाँ सर, थर्ड भी टैक्सेबल हो जाएगा, फोर्थ भी टैक्सेबल हो जाएगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ, फिफ्थ पढ़ रहा हूँ बेटा मैं, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, बेटा चावल यात्रा, चावल की पूरी यात्रा एग्जाम है दोस्त, यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर अ सिंगल कैरेज, सिंगल कंजाइन नहीं है, सिंगल कैरेज इस 900 बेटा, 1500 से कम है। सिंगल कैरेज के केस में 1500 की लिमिट होती है, और अगर कंजाइन नहीं होता बेटा तो 750 की लिमिट होती है। क्या बोला मैंने? 750 और 1500। तो क्योंकि 1500 से नीचे है तो बच जाएगा, कैसा बच जाएगा? तो बेटा यहाँ पर भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी कहाँ कहाँ टैक्स लगेगा मालिक? एक टैक्स यहाँ लग रहा है बेटा, एक टैक्स यहाँ लग रहा है बेटा, और एक टैक्स यहाँ लग रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 1 में टैक्स लग रहा है, थर्ड में टैक्स लग रहा है, और फोर्थ में बेटा मुझे टैक्स लगता नजर आ रहा है। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ढूंढे बेटा। ए ऑप्शन तो नहीं है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ बेटा ऑप्शन सी। आप सबको दिख रहा है बेटा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हो तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन नंबर 138? बेटा 138 याद कर लो, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं पूरा का पूरा याद कराता हूँ, बहुत सिंपल है बेटा। सेक्शन बड़ा सिंपल सेक्शन है, सेक्शन नंबर 138, जहां पर कंपाउंडिंग की बात होती है। कंपाउंडिंग मतलब होता है बेटा पैसे देकर छूटना। कंपाउंडिंग का मतलब होता है बेटा पैसे देकर छूटना। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है साहब? सजा ना दो, पैसे ले लो, कंपाउंडिंग कर लो। यहां पर आ रहा है बेटा आपके पास में क्या आ रहा है, एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। अ पर्सन हु हैज बीन अलाउड टू कंपाउंड वंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन A to F। बिल्कुल सही है बेटा, ये है 138(1) का A। ये यहां पर भी A बेटा, यहां पर भी A है, और सेक्शन के अंदर भी A है। तो सेक्शन का भी क्लॉज कौन सा बेटा? 138 सब सेक्शन नंबर 1 का क्लॉज A। वहां पर भी A क्लॉज है, यहां पर भी A ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं सर B क्लॉज कौन सा है? अब यहां पर बेटा B क्लॉज देखो, यहां पर B ऑप्शन पढ़ रहा हूं मैं, सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, सेक्शन भी रिवाइज करूंगा। अभी पढ़ो इसको, बी में क्या दे रखा है? अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड, ये वहां पर क्लॉज डी है बेटा, कन्विक्टेड क्लॉज डी है, ऐसे याद करा रखा है मैंने बच्चों को। 138 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज डी, कन्विक्टेड बेटा, कन्विक्टेड बाय एन ऑफेंस बाय एनी कोर्ट होगा ना, कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस बाय एनी कोर्ट, तो क्लॉज डी लगेगा। अगला आ रहा है बेटा आपके पास ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? अ पर्सन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, कमिटिंग एन ऑफेंस बेटा, कमिटिंग एन ऑफेंस, क्लॉज सी। क्या बोलेंगे बेटा? 138(1) का क्लॉज सी। बेटा एक क्लॉज डी भी होता है, क्लॉज डी भी होता है, ई भी होता है। ओके सर, ठीक है। डी तो ये देखो आ गया, एक डी होता है, डी आ गया, एक ए होता है, ए आ गया, और एक बेटा सी होता है, सी आ गया। बी नहीं आया, और ई नहीं आया, और एफ नहीं आया। बेटा बी क्या है? देखो बी है जो ए नहीं है। क्या बोला मैंने? बी है जो ए नहीं है। हाँ सर बात तो सही है, ए तो ए होता है। नहीं, मैंने बोला कि 138(1) का बी क्या है? तो 138(1) का बी ये बोलता है साहब कि जो भी ऑफेंसेस ए में कवर्ड है, यानी ए से एफ वाले बेटा, ये ए से एफ वाले ऑफेंसेस जो कहाँ कवर्ड है? क्लॉज ए में, इस क्लॉज के अंदर कवर्ड है। इनको छोड़कर अगर कोई भी ऑफेंस है जहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा 1 करोड़ से ऊपर है, अगर वो ऑफेंस आप एक बार कंपाउंड वंस, एक बार ऑफेंस कंपाउंड करा चुके हो तो वापस कंपाउंड नहीं होगा 138 में। और ये भी यही पूछ रहा है बेटा कि इज नॉट अलाउड, कहां पर कंपाउंडिंग अलाउड नहीं है। तो 138(1) का ए तो पढ़ा, 138(1) का ए तो पढ़ा, जहां पर बोला बेटा अगर एक बार कंपाउंड ऑफेंस करा चुके हो, कौन सा वाला? ए से एफ वाला 132(1) का। लेकिन मैंने बोला कि क्लॉज बी क्या बोलता है, मैं बी रिवाइज कर रहा हूं आपको, वो दे ही नहीं रखा, वो ऑप्शंस में नहीं दे रखा, स्टिल मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। क्या बोलता है बोलो? वो बोलता है कि क्लॉज ए में, यानी यहां पर ये वाला क्लॉज ए, इसमें जो कवर्ड है बेटा, इसको छोड़कर अगर कोई ऑफेंस, मतलब ए से एफ को छोड़कर अगर कोई ऑफेंस आपने करा जहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी बेटा 1 करोड़ से ऊपर है, और वो भी एक बार आप कंपाउंड ऑलरेडी वंस करा चुके हो, वहां पर भी बेटा आपको छूट नहीं मिलेगी। सी बेटा मैंने बता दिया आपको, कमिटिंग एन ऑफेंस, डी बोले तो कन्विक्टेड, सी बोले तो कमिटिंग, डी बोले तो कन्विक्टेड। तो कन्विक्टेड का डी हो जाएगा, कमिटिंग का सी हो जाएगा। फिर आता है बेटा ई बोले तो बोलो जी का जे के। क्या बोला सर आपने? मैंने बोला साहब जी का जे के, 138(1) का ई, मैंने बोला साहब जी का जे के।
ओहो अच्छा सर, क्या बोला मैंने? जी का जेके। ई बोले तो जी का जेके, जी का जेके। ओके, जी का जेके मतलब बेटा अगर 132 1 के जी जे और के क्लॉज में, क्या बोला मैंने? जी जे और के क्लॉज में आपने बेटा गड़बड़ करी, ऑफेंस करा है, ऑफेंस करा है, तो बेटा ई क्लॉज में आप कंपाउंडिंग नहीं करा सकते हो। बेटा एफ होता है बेटा अदर प्रिस्क्राइब्ड ऑफेंसेस। अदर प्रिस्क्राइब्ड ऑफेंसेस के केस में ये होता है बेटा आपका एफ, अदर प्रेस्क्राइब्ड ऑफेंसेस। तो एफ मतलब होता है अदर प्रेस्क्राइब्ड ऑफेंसेस में अगर आपने कोई ऑफेंस करा है तो बेटा वो भी आपका कंपाउंड नहीं हो सकता। जी जे के क्लॉजेस में होगा तो भी कंपाउंड नहीं हो पाएगा। ये दो बेटा ऑप्शन में नहीं दे रखे, तो ऑप्शन 4 ही है अपने पास, और बेटा ये तीनों ही ऑप्शन सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और मैंने आपको यहाँ पर क्लॉजेस भी याद करा दिए। 138 1 के मैंने आपको क्लॉजेस भी याद करा दिए। क्लॉज ए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ए बोले तो ए से एफ, ए बोले तो ए से एफ, ठीक है। बी बोले तो अदर देन ए, मतलब जो ए से एफ में नहीं आ रहा और वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। सी बोले तो कमिटिंग, सी बोले तो कमिटिंग एन ऑफेंस। डी बोले तो कन्विक्टेड बाय कोर्ट, डी बोले तो कन्विक्टेड बाय कोर्ट, ठीक है। डी ए बी सी डी ई, ई बोले तो जी का जे के, ई बोले तो जी का जे के, सब जी का जे के। और एफ बोले तो साहब अदर प्रिस्क्राइब्ड ऑफेंसेस। ये है बेटा 138 1, ठीक है। और यहां पर तीनों ही सही है बेटा, तीनों ही केसेस में आपके बेटा ऑफेंसिंग अलाउड नहीं होगी, कंपाउंडिंग अलाउड नहीं होगी, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बेटा डी, ऑल ऑफ दी अबव। तीनों ही केसेस में कंपाउंडिंग अलाउड नहीं हो पाएगी ऑफेंसेस की। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 15। इफ अ टैक्सेबल पर्सन हैज डन द फॉलोइंग एक्ट, इंस्पेक्शन कैन बी ऑर्डर्ड। बेटा इंस्पेक्शन होता है सेक्शन नंबर 67 के अंदर। 68 के अंदर गाड़ी रोकते हैं बेटा, याद करो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बीच में गाड़ी रोक लेते हैं, वो 68 में रोकते हैं। 68 अपन 138 रूल नंबर 138 के साथ 68 का रेफरेंस लेते हैं बेटा, जहां पर ई वे बिल की बात होती है। याद करो, यहां पर सिर्फ इंस्पेक्शन बोला है, यहां पर 67 1 लग रहा है दोस्त। इंस्पेक्शन का सेक्शन होता है बेटा सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन नंबर 1, कैन बी ऑर्डर्ड। बेटा इंस्पेक्शन भी याद करा रखा है, ट्रांजेक्शन को छुपाओगे, स्टॉक को छुपाओगे, आईटीसी ज्यादा लोगे या कॉन्ट्रावेंशन करोगे। क्या बोला बेटा? ट्रांजेक्शन को छुपाओगे, स्टॉक को छुपाओगे, आईटीसी ज्यादा लोगे और एक्ट फॉलो नहीं करोगे, यानी कॉन्ट्रावेंशन करोगे। इन केसेस के अंदर बेटा आपका इंस्पेक्शन किया जा सकता है। छुपाने को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं सप्रेशन, छुपाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? सप्रेशन। तो सप्रेशन ऑफ ट्रांजेक्शन हो, सप्रेशन ऑफ स्टॉक हो, एक्सेस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी हो, मतलब जितना आईटीसी आपका नहीं बनता उससे ज्यादा फर्जी आईटीसी बेटा आप दिखाने की, आईटीसी बोले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और अगर आप बेटा एक्ट के या लॉ के, मतलब रूल्स के, एक्ट या रूल्स के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, कॉन्ट्रावेंशन बोले तो बेटा मानना नहीं करना, मतलब उल्हेना करना, तोड़ना, कानून नहीं मानना, उस केसेस के अंदर बेटा आपका क्या हो जाएगा? इंस्पेक्शन हो जाएगा। उस केसेस के अंदर आपका इंस्पेक्शन हो जाएगा। ये बेटा मैंने आपको रिवाइज करा दिया, सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन नंबर 1। अब ऑप्शन पढ़ते हैं बेटा। सेपरेशन ऑफ एनी ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल इस केस के अंदर इंस्पेक्शन हो सकता है। सेपरेशन ऑफ स्टॉक बेटा बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन बेटा बिल्कुल सही है। अरे वाह, ऑल ऑफ दी अबव। तो बेटा आंसर क्या हो गया यहाँ पर? बड़ा वाला टिक, ये बड़ा वाला टिक, ये बेटा ऑडिट टिक लगाए बेटा, अपन तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो कौन सा टिक लगाते हैं? ये वाला टिक। अब ठीक है, हाँ साहब अब ठीक है। सेक्शन नंबर 15 का सब क्लॉज ऑप्शन डी। अब देखो मैं इतना जीएसटी में घुस चुका हूँ कि मैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा हूँ? सेक्शन बोल रहा हूँ कि सब सेक्शन 15 का क्लॉज डी, ऐसे बोल रहा हूँ। जबकि अपन क्या बोल रहे हैं बेटा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी करेक्ट है बेटा। अपन तो बेटा खाते पीते सोते जागते जीएसटी जीएसटी है बेटा, खाते भी जीएसटी, पीते भी जीएसटी, सोते भी जीएसटी, उठते भी जीएसटी। तो इसलिए बेटा अपन क्वेश्चन नंबर को क्या बोलने लगे? सेक्शन नंबर बोलने लगे। कोई बात नहीं, आई एम रियली रियली सॉरी। आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन बेटा यहाँ पर होकर चलेगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 67 आई होप आपका रिवाइज हो गया। एक बार वापस बोलेंगे, ट्रांजेक्शन को छुपाओगे, स्टॉक को छुपाओगे, आईटीसी ज्यादा लोगे और कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो इंस्पेक्शन हो जाएगा। चलो साहब 16 बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेटा सारे बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेटा ये बेस्ट जजमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया बेटा। लॉ में जो नाम है वो नॉन फाइलर्स है। क्या है? असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स, सेक्शन 62। कौन सा सेक्शन लगता है दोस्त? सेक्शन नंबर 62। तो सेक्शन नंबर 62 में आपका आता है बेटा बेस्ट जजमेंट। आप बोल तो या नॉन फाइलर्स का असेसमेंट बोलो, बेटा बात एक ही है। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर, बेटा ऑर्डर इशू करने का 5 साल का टाइम लिमिट वहां पर दे रखा है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, जो सेक्शन 44 में आती है। सेक्शन 44 के अंदर बेटा जो एनुअल रिटर्न भरने की टाइम लिमिट है, क्या बोला? 44 में, सेक्शन 44 में टाइम लिमिट जो दे रखी है
क्या भरने की? एनुअल रिटर्न। बेटा वहां से उस टाइम लिमिट के खत्म होने से कितने साल, 5 साल के अंदर अंदर आपका क्या किया जा सकता है दोस्त? बेस्ट जजमेंट किया जा सकता है। अगर आप रिटर्न भरकर नहीं चलते हो तो वो अपने हिसाब से बेस्ट जजमेंट लगाएगा और आपका असेसमेंट ऑर्डर बना देगा, मतलब आपका टैक्स कंप्यूट कर आपको भेज दिया जाएगा। तो बेटा मेरे को पहले ही ऑप्शन दिख रहा है, देखो 4 नहीं है, 3 नहीं है, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। तो 5 साल बेटा कब से? फ्रॉम दी स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट मतलब बोले आप ड्यू डेट समझ सकते हो एनुअल रिटर्न के लिए बेटा, फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल का जो एनुअल रिटर्न आप फाइल करते हो ना, टू विच टैक्स नॉट पेड रिलेट। दिखती बात है बेटा, वही साल जिसमें टैक्स पे नहीं करें, क्योंकि उसी से 5 साल में काउंट करूंगा। जिस साल में टैक्स पे कर रहा हूँ साहब, वहां पर वो मेरा बेस्ट जजमेंट क्यों करेगा? वहां तो खुद मैं सेल्फ असेसमेंट कर रहा हूँ, तो वो मेरा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्यों करेगा? हाँ के ना, जब मैं सेक्शन 59 में खुद का ऑटोमेटिक सेल्फ असेसमेंट कर रहा हूँ तो 62 में मेरा बेस्ट जजमेंट क्यों किया जाएगा? बोलो सही है कि नहीं है साहब? तो जिस भी साल में मैंने टैक्स नहीं पे करना बेटा, टैक्स इज नॉट पेड, उस साल के एनुअल रिटर्न की जो भी रेलिवेंट डेट है बेटा, वहां से 5 साल पकड़कर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है? वेयर एनी एजेंट सप्लाइज गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। क्या बोला? वेयर एनी एजेंट सप्लाइज गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, सच एजेंट शेल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल। बेटा लाइबल देखो, प्रिंसिपल ऑप्शन बी पढ़ो, प्रिंसिपल शेल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल। बेटा ये बात हो रही है वहां पर लाइबिलिटी इन सर्टेन केसेस। याद करो क्या बोला मैंने? लाइबिलिटी इन सर्टेन केसेस, याद करो, लाइबिलिटी इन सर्टेन केसेस, याद आ रहा है? हाँ सर। और उसके अंदर बेटा सेक्शन आता है 86 एजेंट और प्रिंसिपल वाला, 006। बेटा आप सब याद करके बैठो, 007 जेम्स बॉन्ड, 007 जेम्स बॉन्ड क्या था बेटा? एजेंट था, उसकी लाइबिलिटी थी बेटा डिपार्टमेंट के ऊपर, ठीक है, वो एक एजेंट था 007। बट मेरे बच्चों के लिए 007 नहीं 006 होता है। मैं अपने बच्चों को याद कराता हूँ 006 एजेंट की लाइबिलिटी, और एजेंट की लाइबिलिटी चाहे प्रिंसिपल की लाइबिलिटी बेटा जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल। किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए बेटा दोनों जने जॉइंटली और सेवरली लाइबल होते हैं, यानी बेटा बोथ ए एंड बी, जहां पर एजेंट भी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल है और जहां पर प्रिंसिपल भी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल है जीएसटी पे करने के लिए। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा दोनों क्या होंगे बेटा? जॉइंटली एंड सेवरली, मतलब पूरी तरीके से और एक साथ लाइबल होंगे। तो ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर ए एंड बी। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आई होप बेटा आपको सेक्शन नंबर 86 का रेफरेंस समझ में आया होगा। लाइबिलिटी इन सर्टेन केसेस, बहुत सारे लोगों की वहाँ पर लाइबिलिटी बता रखी है, उन्हीं लाइबिलिटीज में बेटा एक एजेंट और प्रिंसिपल की लाइबिलिटी बता रखी है। ये पूरी सीरीज चल रही है बेटा, सेक्शन 80 की जो सीरीज है वो लाइबिलिटी की ही सीरीज है। वहाँ पर अलग अलग लोगों की लाइबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म में क्या लाइबिलिटी होगी, पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटी होगी, कंपनी की क्या लाइबिलिटी होगी, है ना? हाँ सर बात समझ में आ गई। ओके, गार्जियन की क्या लाइबिलिटी होगी, है ना बेटा? याद करो। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 18। बट बेटा जो एजेंट और प्रिंसिपल की लाइबिलिटी की बात होगी ना, वो कहाँ होगी? 86 में होगी। आगे चलें सर, आगे चलो। क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। बेटा इनमें से कौन सी एक्टिविटी एग्जेम्प्ट है जीएसटी के अंदर? एग्जेम्प्ट है। देखिए बेटा, रिलीजियस पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज बाय टोडरमल चैरिटेबल ट्रस्ट। क्या बोला बेटा? टोडरमल चैरिटेबल ट्रस्ट। बेटा ये रेड कलर से आपको ऑलरेडी सेलेक्ट दिख रहा है, ये क्यों सेलेक्ट हो रखा है इसका रीजन मैं आपको समझाऊंगा, बट पहले मैं 2 मिनट के लिए इसे डिलीट करूंगा, ठीक है? ठीक है साहब, ये मैंने इसका हटा दिया कलर, बट मैं बताऊंगा कि ये सेलेक्ट क्यों था। इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको समझ में आएगा कि ये क्यों सेलेक्ट था, ठीक है? हाँ, ऑप्शन बी सेलेक्ट था, इतना याद रखना। मैंने बोला कि रिलीजियस पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज्ड बाय टोडरमल चैरिटेबल ट्रस्ट। बेटा क्या ये एग्जेम्प्ट होगा? क्वेश्चन मेरे से क्या बोल रहा है साहब, इनमें से कौन सा एग्जेम्प्ट है जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा, ये बोल रहा है। तो मैंने कहा साहब टोडरमल चैरिटेबल ट्रस्ट को तो मैं जानते नहीं बेटा, क्योंकि एंट्री नंबर 60 जो है ना बेटा, नोटिफिकेशन नंबर 12 की 60 साल का डोकरा कहाँ जाता है बेटा? डोकरा डोकरी बोलो, हम भी हो जाएंगे साहब डोकरा डोकरी। इसमें क्या है? डोकरा डोकरी इज नॉट अ रॉन्ग वर्ड, डोकरी है साहब, डोकरे मतलब बुढ़ापा। तो बेटा बुढ़ापे में 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद आदमी कहाँ जाता है? बोलो बेटा, घूमने जाता है, तीर्थ जाता है, तीर्थ। तो ये याद रखने का तरीका बेटा कि रिलीजियस पिलग्रिमेज एंट्री नंबर 60 में दे रखा है ना। यहाँ पर मुझे डोकरा डोकरी समझाना बेटा, ना बुढ़ापा समझाना, मुझे समझाना आपको याद कराने के लिए एंट्री नंबर 60। तो 60 साल पे रिटायर होने के बाद इंसान कहाँ जाएगा? तीर्थ करने जाएगा, और तीर्थ करने के लिए एंट्री नंबर 60 आएगी। किसकी बेटा? नोटिफिकेशन नंबर, बोलो नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। अरे हाँ के ना? हाँ, जो एग्जामिशन नोटिफिकेशन की एंट्री बेटा 12/2017, ये एग्जामिशन नोटिफिकेशन है 12/2017 और इसकी एंट्री नंबर 60 है बेटा, जो ये बात करती है। और वहाँ लिखा हुआ है बेटा कुमौन मंडल, कुमौन मंडल है बेटा, और दूसरा है हज कमेटी। एक है कुमौन मंडल और दूसरा है हज कमेटी, ना कि टोडरमल चैरिटेबल ट्रस्ट। वहाँ पर 2 ही मेंशन है बेटा, या तो कुमौन मंडल विकास निगम लिमिटेड और दूसरा बेटा अपने पास में हज कमेटी। अगर ये 2 से अप्रूव्ड यात्रा, इन 2 के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई यात्रा है, तो ही वो रिलीजियस पिलग्रिमेज एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज वो रिलीजियस पिलग्रिमेज एग्जेम्प्ट नहीं होगा। यानी बेटा ये यहाँ पर एग्जेम्प्ट नहीं होगा, टैक्सेबल होगा,
ठीक है। हाँ, अब मेरे सारे बच्चे पढ़ेंगे साहब कि आखिर ऐसा क्या था उस बी एंट्री के अंदर कि साहब उसे आपने रेड कलर से मार्क कर रखा था। बेटा मैंने उसे रेड कलर से मार्क इसलिए कर रखा था क्योंकि जब भी मैं आपको एमसीक्यू पढ़ाता हूँ बेटा, तो मैं सारे एमसीक्यूज पहले एक बार थ्रू आउट चेक करता हूं कि किसी एमसीक्यू में कोई गड़बड़ तो नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीए इंटर वाले बच्चों के लिए बेटा तकरीबन 15 से 18 एमसीक्यू ऐसे थे जो गलत थे, और मैं नहीं चाहता हूं जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपको गलत एमसीक्यू पढ़ाऊं। तो बेटा मैं क्या करता हूं, पहले जितनी भी एमसीक्यूज में गलतियां होती हैं उसको इंस्टीट्यूट को भेजता हूं, जिस भी इंस्टीट्यूट को बेटा, वो चाहे ICAI को चाहे वो ICMAI को, मैं दोनों को भेजता हूं और कहता हूं साहब इसे सही करो, और सही कर नया बुकलेट आप अपनी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अपलोड करो, ताकि उस नए अमेंडेड अपडेटेड एमसीक्यू को मैं डाउनलोड करूं बेटा, उससे मैं पढ़ाऊं। ये मेरा एक कोशिश रहती है कि साहब गलत चीज़ नहीं पढ़ानी, 1-2 दिन रुक जाएंगे साहब, 2 दिन बाद लेक्चर अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही चीज़ पढ़ानी है। इंटर में बेटा मैं सही करा दिया था, मैंने लगभग सही करा दिया था, पूरा का पूरा मैंने 18 क्वेश्चन मेरे हिसाब से थे बेटा इंटर के जो गलत थे या जहाँ इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड था वहाँ सही करवा दिया था। यहाँ एक्चुअल में मैंने मेल तो कर दिया बेटा, लेकिन अभी तक इंस्टीट्यूट ने सही कर अपलोड नहीं करी है फाइल, इसलिए। और फिर अपन लेट हो रहे हैं बेटा, अक्टूबर आ गया, तो इसलिए मैंने कहा बेटा अक्टूबर आ गया है, नवंबर में आपके एग्जाम्स हैं, टाइम बहुत कम बचा है, बच्चों का एमसीक्यू एक बार फटाफट रिवाइज करने होते हैं, तो मैंने कहा रिवीजन का एक लेक्चर बना के डाल देता हूँ जहाँ पर सारे एमसीक्यू समझा भी दूंगा और कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी करा दूंगा। इसलिए मैंने बेटा चालू कर दिया बिना ही सही हुए। अभी भी इन एमसीक्यूज के अंदर गलतियां हैं, ये अपडेटेड नहीं है बेटा, क्योंकि बाद में जो अमेंडमेंट्स है ना, अमेंडमेंट्स के कारण क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये अपडेटेड नहीं है, और क्योंकि बेटा ये अपडेटेड नहीं है मुझे फिर भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। अपडेट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंस्टीट्यूट हो सकता है बेटा 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसे अपडेट कर दे, क्योंकि मैं मेल कर चुका हूँ इंस्टीट्यूट को ऑलरेडी। आई सेंट मेल टू द इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग ऑल द करेक्शंस दैट हैव टू बी मेड इन दिस PDF। इस PDF में जितने भी करेक्शन करने हैं वो कर। अब ऑप्शन भी पढ़ो, बातें हो गई। हाँ साहब आपने भेज दिया, मैंने भेज दिया सारे करेक्शन, इसमें जितने भी थे मैंने भेज दिए करेक्शन, आगे ना। हाँ अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, आखिर सर ये बताओ करेक्शन है क्या यहाँ पर। बेटा यहाँ पर अमेंडमेंट आ चुका है, एंट्री नंबर 24B, एंट्री नंबर 24B, जहां पर बेटा वेयर हाउसिंग ऑफ जैगरी और पल्सेस को क्या कर दिया बेटा, बोलो, वेयर हाउसिंग ऑफ जैगरी और पल्सेस को क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। लेकिन बेटा लोडिंग और पैकिंग अभी भी एग्जेम्प्ट नहीं है। तो बेटा टेक्निकली ये ऑप्शन गलत है, टेक्निकली ये ऑप्शन गलत है, इस ऑप्शन को सही करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर आधी चीज एग्जेम्प्ट है आधी चीज एग्जेम्प्ट नहीं है, ऐसा ऑप्शन नहीं बना सकते। या तो पूरा ऑप्शन ही टैक्सेबल हो, या तो बेटा पूरा ऑप्शन ही एग्जेम्प्ट हो। आप ये नहीं कर सकते साहब कि आधा ऑप्शन एग्जेम्प्ट है आधा ऑप्शन टैक्सेबल है। अगला आ रहा है माइलिंग ऑफ पेडी इंटू राइस, आप बेटा बहुत अच्छी तरह से जानते हो, इसके ऊपर सर्कुलर भी आया हुआ है। ये वो प्रोसेस है बेटा जो कल्टीवेशन के बाद होने वाला प्रोसेस है, सेकेंडरी प्रोसेस, समझ रहे हो, सेकेंडरी मार्केट के लिए किए जाने वाला प्रोसेस है बेटा। तो ये यहाँ पर एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ये टैक्सेबल प्रोसेस है, इसके ऊपर सर्कुलर आया हुआ है। तो बेटा ना आंसर ए हुआ ना आंसर सी हुआ, ना आंसर ए हुआ ना आंसर सी हुआ, और बी आंसर अधूरा हुआ। और अधूरा ऑप्शन बेटा कभी आंसर हो नहीं सकता। मैं नहीं बोलूंगा बेटा लोडिंग और पैकिंग एग्जेम्प्ट है क्या, पल्सेस की और जैगरी की। बेटा जैगरी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है, ये ध्यान रखना। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेटा सुगर केन, गन्ना, गन्ना जो होता है बेटा वो आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, और गन्ने से बनता है जैगरी यानी गुड़। तो जैगरी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है, इसलिए आप नहीं बोल सकते साहब कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की लोडिंग और पैकिंग एग्जेम्प्ट होती है। हाँ मैं जानता हूँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की लोडिंग पैकिंग भी बेटा वहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दी जाती है, लोडिंग अनलोडिंग, लेकिन यहाँ पर जैगरी क्योंकि आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है इसलिए उसकी लोडिंग और पैकिंग एग्जेम्प्ट नहीं हो पाएगी। हालांकि एंट्री नंबर 24B जो अमेंडेड एंट्री आई है बेटा, ये अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल है 24B वाला, और ये ऑलरेडी बेटा एग्जाम्शन वाले अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ाकर आया हूँ। आप चाहो तो अमेंडमेंट बुकलेट लिंक में बेटा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाके पूरी अमेंडमेंट बुकलेट डाउनलोड कर सकते हो। डायग्राम्स और चार्ट्स के थ्रू मैंने पूरे अमेंडमेंट्स वहाँ पर कवर करे हुए हैं बहुत ही शानदार तरीके से, और लेक्चर्स भी बेटा पूरे CA फाइनल के लिए और इंटर के लिए, CA इंटर के लिए ऑलरेडी डाल चुका हूँ, CWA के लिए भी डाल चुका हूँ। हाँ क्या ना, हाँ साहब। मुद्दा ये है साहब कि ये चीज़ एग्जेम्प्ट है, वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट है अमेंडमेंट एंट्री से, लेकिन ये एग्जेम्प्ट नहीं है बेटा, ये गलती है, और इसलिए बेटा ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं हो सकता। तो टेक्निकली अगर मैं कहूँ बेटा आंसर होगा D। हालांकि मैंने बोला आंसर होगा D, नन ऑफ दी अबव। हो सकता है बेटा नीचे जो आंसर्स आपको दे रखे हैं उसमें ऑप्शन D ना हो, बट इसका आंसर फॉर द टाइम बीइंग इस वक्त बेटा D ही होगा। क्या बोला मैंने, D ही होगा, क्योंकि B भी बेटा कहीं ना कहीं इनकरेक्ट ही है, B अपने आप में करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं इसे करेक्ट नहीं बता सकता। हाँ कि ना, हाँ सर।
आगे चलें, आगे चलो। आई होप बेटा अब आपको समझ में आया होगा कि वो मैंने मार्क क्यों कर रखा था। अब आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। आई होप बेटा 18 में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने आपको समझा दिया कि वेयर हाउसिंग एग्जाम है, लोडिंग अनलोडिंग एग्जाम नहीं है, तो ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन गलत है तो बेटा फिर वो आधा गलत है तो पूरा ही गलत माना जाएगा, और इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। हालांकि मैंने बोला है ये अमेंड होते ही ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, और अमेंड बहुत जल्दी इंस्टीट्यूट इसे कर देगा, ये मेरी गारंटी है। इंस्टीट्यूट ने आईपीसीसी के सारे क्वेश्चंस मेरे बताए हुए बेटा करेक्शंस एज इट इज किए हैं। जो करेक्शन मैंने बताया ना, वर्ड टू वर्ड करेक्शन इंस्टीट्यूट ने करा है, इसलिए मुझे तो भैया इंस्टीट्यूट पे विश्वास है कि इंस्टीट्यूट करेक्शन कर देगा। आगे चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अनट्रू नहीं पूछ रहा, फॉल्स नहीं पूछ रहा, वो नहीं कह रहा फॉल्स बताओ, ट्रू इस बार सीधा सीधा पूछ रहा है, तो आंसर भी सीधा सीधा देना है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आईटीआईज टू इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स आर एग्जाम। बेटा इसके ऊपर ऑलरेडी सर्कुलर है कि गवर्नमेंट आईटीआई के द्वारा दी गई सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती हैं। तो बेटा ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो क्या ये ट्रू है? हाँ बेटा ये ट्रू है, क्योंकि ये एग्जाम्प्ट होती है। अगला ऑप्शन आ रहा है बेटा आप सभी के सामने, और वो आ रहा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स इन एम्बुलेंस आर एग्जाम्प्ट। बेटा चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, बेटा मैंने बताया था एम्बुलेंस आर ऑलवेज एग्जाम्प्ट। क्या बोला? एम्बुलेंस इज ऑलवेज एग्जाम्प्ट। मैंने आपको रटा दिया था साहब, एम्बुलेंस बोले तो एग्जाम्प्ट। सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ शॉप्स इन हॉस्पिटल्स आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। बेटा रेंटिंग ऑफ शॉप्स हॉस्पिटल में एग्जाम्प्ट नहीं होंगी, बेटा नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस टू पीएसयू, बेटा इसके ऊपर भी सर्कुलर है। पुलिस देखो, पुलिस जब बेटा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बेटा पुलिस जब पीएसयू को कोई सिक्योरिटी सर्विस देती है, क्या देती है? सिक्योरिटी सर्विस देती है, कोई सर्विस देती है, बेटा वो सर्विस जो होती है ना वो सोवरीन फंक्शन नहीं होता। एक होता है बेटा पुलिस का सोवरीन फंक्शन, यानी गवर्नमेंट फंक्शन, देश की रक्षा करना, अपनी ड्यूटी करना। बेटा वो जो ड्यूटी होती है गवर्नमेंट के प्रति, देश के प्रति पुलिस वालों की, वो ड्यूटी सोवरीन फंक्शन है, और सोवरीन फंक्शन एग्जाम्प्ट है। लेकिन जो अलग से पुलिस किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रही है साहब, अलग से ड्यूटी लग रही है, वो बेटा अलग से जो ड्यूटी लग रही है, अलग से जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, बेटा उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट का पुलिस के साथ कि साहब इतने टाइम के लिए आपके इतने आदमी हमारे यहाँ पर हमारी मीटिंग के अंदर हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसा जो भी है उसके लिए वहाँ पर उपस्थित होंगे, और उपस्थित होंगे तो बेटा आपको वहाँ पर टैक्स लगाया जाएगा। हमारे यहाँ पर बेटा श्री सीमेंट लिमिटेड कंपनी है। क्या बोला मैंने? श्री सीमेंट लिमिटेड कंपनी है। इसका बेटा एनुअल फंक्शन होता है साल में एक बार। क्या होता है? एनुअल फंक्शन। और बेटा वहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं, जैसे कि अरिजीत सिंह आता है बेटा, या फिर आपका जो शंकर महादेवन उनकी जो पूरी टीम है बेटा वो आते हैं, सलीम सुलेमान आते हैं, अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स, अलग अलग सिंगर्स, शान है, सोनू निगम जी हैं, तो ये अलग अलग सिंगर्स हैं बेटा, अलग अलग सेलिब्रिटीज़ हैं, और ये आते हैं वहाँ पर एनुअल फंक्शन के अंदर। ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ साहब, मैं मन से नहीं बना रहा, बिल्कुल मन से नहीं बना रहा। हमारे यहाँ श्री सीमेंट आप चाहो तो आके देख सकते हो, फरवरी के अंदर बेटा यहाँ पर एनुअल फंक्शन होता है उनका। बहुत बड़ा बालाजी का मंदिर है, बालाजी टेम्पल है बेटा, उस टेम्पल का बहुत बड़ा पूजा होती है उस दिन, और बहुत बड़ा बेटा वहाँ पर यथ यात्रा, क्या बोलते हैं, रथ यात्रा निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? रथ यात्रा। अब मुझे एक बात आओ, उस दिन बेटा पुलिस की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? सर ये कहानी क्यों सुना रहे हो, हमको क्यों बता रहे हो कि श्री सीमेंट में एनुअल फंक्शन होता है, सेलिब्रिटीज आते हैं, हम क्या करें? हम क्या देख रहे हैं आपके यहाँ पर? नहीं, देखने नहीं आना दोस्त, मैं समझा रहा हूँ कि उस दिन यहाँ पर पुलिस की हैवी डिमांड होता है। यहाँ पर कमिश्नर बेटा उस दिन आना पड़ता है, कमिश्नर भी यहाँ पर आकर चेक करके जाता है कि पूरा अरेंजमेंट कैसा है, क्योंकि बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट होता है पुलिस वालों का। क्योंकि बेटा बहुत मतलब पूरे ब्यावर सिटी जो हमारी सिटी है बेटा वो तो होती है, इसके अलावा आसपास के जो सिटीज़ हैं, छोटे टाउन हैं, वहाँ से भी बहुत सारे लोग आते हैं। और इनवाइटेड जो बेटा होते हैं बड़े बड़े आपके चेयरपर्सन्स, या मैं कहूँगा वीवीआईपीस होते हैं, जिनको बिल्कुल फ्रंट रो मिलती है बैठने के लिए, वीवीआईपी पास होता है उनके पास बेटा, उनकी भी यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो भी अलग अलग बड़ी बड़ी सिटीज़ से यहाँ पर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सेलिब्रिटी आ रहा है बेटा खुद उसकी यहाँ पर सिक्योरिटी देनी ज़रूरी है। तो मुझे बताओ बेटा, ये जो पुलिस ने ये जो सर्विस दी, हमारे यहाँ की जो पुलिस है बेटा, उन्होंने श्री सीमेंट को ये जो सर्विस दी, कौन सी वाली सर्विस? सिक्योरिटी सर्विस। बेटा ये क्या ये सिक्योरिटी सर्विस एग्जाम्प्ट होगी? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर बेटा ये टैक्सेबल होगा। आर टैक्सेबल? हाँ बेटा ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। केवल एक स्टेटमेंट गलत है, थर्ड। ये सेकंड भी ट्रू था बेटा, और फर्स्ट भी हमारे यहाँ पर ट्रू था। आई होप बेटा आपको ये एग्जांपल मैंने दिया इससे और क्लैरिटी मिली होगी और मज़ा आया होगा। हाँ क्या ना? हाँ, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ बेटा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनता है। ओके सर, आगे चलें सर, आगे चलो। अब आ रहा है बेटा आपके पास में कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20 बोलो। 20 ये दिख रहा है ना? 20। अब छुपा दूँ इसको? हाँ सर अब छुपा दो। अब पढ़ते हैं बेटा अपन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20।
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ। बेटा इसमें से कौन सा सप्लाई नहीं बनेगा? देखो बेटा आप खुद देख रहे हो क्वेश्चंस के अंदर, ट्रू, फॉल्स, एलिजिबल, इनएलिजिबल, करेक्ट, इनकरेक्ट, क्वालिफाई, नॉट क्वालिफाई, इन्हीं शब्दों में घुमा रहा है। आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देखो बेटा, वो इन्हीं शब्दों में आपको घुमा घुमा के क्या कर रहा है, पागल कर रहा है। स्टेटमेंट दे रहा है और बोल रहा है, कहीं बोल रहा है क्वालिफाई, कहीं बोल रहा है नॉट क्वालिफाई। बेटा जहां पर भी बच्चा चूक गया, उसने क्वालिफाई समझ लिया, जल्दी जल्दी पढ़ने के अंदर क्वालिफाई समझ लिया, वहाँ क्वेश्चन गलत हो गया। या पढ़ने में नॉट क्वालिफाई समझ लिया, वहाँ गलती होगी बेटा। और जनरली बेटा नॉट क्वालिफाई में गलती करेगा, इन एलिजिबल में गलती करेगा, क्योंकि जब वो ऑप्शन पढ़ेगा तो उसको लगेगा साहब एलिजिबल है, और वो वहीं एलिजिबल वाले सही करके आ जाएगा। क्योंकि बेटा हम जो सोचते हैं, जो याद करते हैं, वो पॉजिटिव तरीके से करते हैं, उल्टा सोच के नहीं करते, नेगेटिव तरीके से कि इन एलिजिबल क्या होगा, और वो इसी तरीके से उल्टा बना के क्वेश्चन देता है जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए। इसलिए बेटा जहां पर भी इन एलिजिबल हो ना, इनको मार्क कर लेना पेंसिल से एग्जाम के अंदर कि साहब इन एलिजिबल, नॉट करेक्ट, फॉल्स, ये चीज पूछ रहा है वो, मतलब मुझे उल्टा आंसर करना है। ओके सर, पहला ऑप्शन आ रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए आपके पास, डिस्पोजल ऑफ कार विदाउट कंसिडरेशन एंड वेयर द सप्लायर हैज नॉट क्लेम्ड। बेटा शेड्यूल 1, क्या बोला मैंने, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, रीड विद क्या बोलेंगे, रीड विद बेटा, रीड विद शेड्यूल फर्स्ट, 7(1)(c), रीड विद शेड्यूल फर्स्ट। वहां पर आता है बेटा परई, क्या आता है, परई। ये एक मेमोरी टेक्निक है बेटा, याद करने का तरीका। P4 बेटा परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वेयर ITC हैज बीन अवेल्ड। क्या बोला, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वेयर ITC हैज बीन अवेल्ड। आर का मतलब होता है बेटा रिलेटेड पर्सन, और रिलेटेड पर्सन के अंदर डिस्टिंक्ट पर्सन भी आ जाते हैं बेटा, और वहां पर फैमिली भी आ जाती है। फैमिली का डिफाइन कर रखिए बेटा, फैमिली डिफाइंड होती है 249 के अंदर, 2 क्लॉज 49 में आपके उसमें फैमिली डिफाइंड होती है। फैमिली के ऊपर ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर आया हूँ बेटा, सीए इंटर के लेक्चर्स के अंदर, जो एमसीक्यू के लेक्चर थे सीए इंटर के, बहुत डिटेल में वहाँ पर मैंने फैमिली आपको समझाया, पूरा का पूरा रेगुलर बैच की तरह वहाँ पर मैंने आपको फैमिली पढ़ाया। डिस्काउंट भी बेटा रेगुलर बैच का पूरा लेक्चर मैंने डाला हुआ है, डिस्काउंट अंडर जीएसटी सेक्शन नंबर 15(3) वाला पूरा कवर करा है, क्लॉज ए भी क्लॉज बी भी, सारी कंडीशन भी, और उसके बाद में एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड वहाँ पर सॉल्यूशन आपको दिया गया है। ठीक है, हाँ सर, नहीं देखा है बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे सर्च कर लो, आपको वीडियो मिल जाएगा, लेक्चर मिल जाएगा। और ए मतलब बेटा होता है, ए का मतलब होता है बेटा एजेंसी, बाइंग एजेंट, सेलिंग एजेंट, और आई का मतलब होता है बेटा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। यहाँ पर पी का मतलब होता है बेटा परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वेयर ITC हैज बीन अवेल्ड। यार आपने ITC अवेल नहीं करा तो गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है, आप फेंको, जलाओ, कूड़े में डालो, कुछ भी करो। बोलो, आज ये कैलकुलेटर है बेटा मेरे पास, इसका मैंने क्या ले रखा है, ITC ले रखा है, तो साहब इसका ITC ले रखा है, अगर मैं इसको ऐसे फेंक दूं तो गवर्नमेंट कहेगी साहब आपने तो बोला था इसको यूज करोगे, और आपने बोला था इसको यूज करोगे तभी तो हमने पीछे से आपको ITC दी थी। अब आप ITC लेकर बैठे हो और यूज नहीं कर रहे हो, अच्छा ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा साहब, आपकी आउटपुट लायबिलिटी में जोड़ देंगे प्रपोर्शनेट ITC, प्रपोर्शनेट ITC आपकी आउटपुट लायबिलिटी में जोड़ देंगे, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। याद करो, याद करो बेटा, याद करो, आया, याद आया, हाँ सर याद तो आ रहा है कुछ ऐसा ऐसा, सेक्शन नंबर 18 के अंदर सर कुछ तो सबसेक्शन हुआ करता था। हाँ सर आपको याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है। यानी बेटा कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, हमें ITC लेने पर ही सप्लाई बनेगा, मतलब जब हम ITC लेंगे तभी सप्लाई बनेगा। यहाँ पर बोला ITC नॉट क्लेम्ड, और बेटा अगर उसने क्लेम करा ही नहीं ITC तो फिर चाहे वो फेंके, चाहे जलाए, चाहे कुछ भी करे, क्योंकि बेटा विदाउट कंसिडरेशन है। अगर विद कंसिडरेशन होता तो दिक्कत ही नहीं थी, फिर 7(1)(c) आता ही नहीं बेटा, 7(1)(c) आता ही नहीं, फिर वो 7(1)(a) में कवर हो जाता विद कंसिडरेशन। 7(1)(c) में आएगा जब विदाउट कंसिडरेशन होगा, और फिर 7(1)(c) को बेटा हमेशा शेड्यूल 1 के साथ पढ़ना होता है। और जब हम इसे शेड्यूल 1 के साथ पढ़ते हैं तो वहां पर बेटा हमें कितने पैरा मिलते हैं, 4 पैरा मिलते हैं, जिसमें से पैरा नंबर 1 जो है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वेयर ITC हैज बीन अवेल्ड, और इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको समझा दिया बेटा। तो ये स्टेटमेंट बेटा आपका इनकरेक्ट है, ये डज नॉट क्वालिफाई वाला स्टेटमेंट हो गया ए। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई, ये सप्लाई नहीं बनेगा। क्लॉज ए बेटा आपका यहां पर सप्लाई बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बोलो हाँ के ना, हाँ सर। ऑप्शन बी, वेयर अ प्रिंसिपल मेक सप्लाई टू हिज एजेंट हु इज ऑल्सो रजिस्टर्ड एंड इज सिचुएटेड विद इन द सेम स्टेट। बेटा अगर वो सेम स्टेट में सिचुएटेड है और ऑल्सो रजिस्टर्ड है, बेटा वो भी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर सप्लाई ये बन जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ पर क्वालिफाई, नॉट क्वालिफाई नहीं, ये क्वालिफाई कर जाएगा, सप्लाई क्वालिफाई कर जाएगा। When the head office makes a supply of services to its own branch outside India, बेटा बिल्कुल सप्लाई बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, तो ये भी बेटा यहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। When a person import service without consideration for the purpose of business from his elder son, बेटा elder son, यही मैं बोल रहा था, यही बेटा रिलेटिव है, रिलेटिव, डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर रिलेटिव भी आता है, रिलेटिव के अंदर फैमिली, फैमिली के अंदर एल्डर सन हमेशा आता है बेटा।
चिल्ड्रन आएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे होली और मेनली डिपेंडेंट हो ना हो। स्पाउस और चिल्ड्रन आप पर होली या मेनली डिपेंडेंट हो ना हो हमेशा आएंगे। लेकिन अगर बेटा ग्रैंड पेरेंट है, ब्रदर है, सिस्टर है, तो वहां देखना पड़ेगा कि वो होली और मेनली डिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर वो होली और मेनली डिपेंडेंट है तो ही फैमिली का पार्ट बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। यानी अगर मेरे पेरेंट्स होली डिपेंडेंट है मेरे ऊपर तो वो बेटा मेरा रिलेटेड पर्सन बनेगा, तो वो फैमिली बनेगा, अदरवाइज वो फैमिली नहीं बनेगा। तो यहाँ पर भी बेटा ये भी यहाँ पर सप्लाई बन जाएगा, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सप्लाई नहीं बनेगा। द करेक्ट आंसर इज ए। द करेक्ट आंसर इज ए। बेटा इसी के साथ आपके 20 MCQs मतलब अगले 10 MCQ भी हमने इस पार्ट में कवर कर लिए हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको डेफिनेटली अभी आगे पढ़ा रहा हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहता हूँ, और आप भी बेटा थोड़ा सा पानी पी लो, गला सूख जाता है पढ़ते पढ़ते, तो बीच बीच में पानी पी लेना चाहिए। इसके लिए मैं आपको ये फुल स्क्रीन लगा रहा हूँ, जब तक आप इसे पढ़ो, नोट करो बेटा, नोट करना है, मेमोरी टेक्निक। अगर कोई भी नोटिंग करनी है तो करो। मैं आपके लिए कितने सेकंड में, 5 सेकंड में आ रहा हूँ, है ना। फुल स्क्रीन लगा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं हूँ, है ना। हाँ, कहीं उठ के मत जाना दोस्त, यहीं हूँ, देखो आवाज़ आ रही है ना। हाँ सर आवाज़ आ रही है। आगे, हाँ सर आगे। चलो चालू करें, चालू करो। अगला रहा बेटा आपके सामने क्या, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब बेटा इनमें से आप जो है वो रीड करो और करेक्ट ऑप्शन को क्या करो, चूज करो। हमने कहा जी ठीक है साहब, क्या दिक्कत की बात होगी इसके अंदर। इंडियन कस्टम वाटर्स एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ इंडिया, गलत जवाब। इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंड अप टू 24 नॉटिकल माइल्स, बिल्कुल गलत जवाब। इंडियन कस्टम वाटर्स एक्सटेंड अप टू SEZ सर EEZ है, ढंग से पढ़ो। मैं जानबूझ के SEZ बोला बेटा, मैं देख रहा था कौन सो रहा है और कौन जग रहा है। इधर आओ बेटा, EEZ। बच्चा यहाँ गलती करता है, बच्चा इसको SEZ पढ़ लेता है। बेटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। SEZ बेटा अपने अंदर होती है, कंट्री के अंदर होती है, पानी वाली बात है। समुद्र के अंदर जो EEZ होती है ना बेटा, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं बेटा, ये वो है। और आपको अच्छे से बताया कि बेटा इसकी डेफिनेशन में अमेंडमेंट था पिछली बार, जहाँ पर बोला था कि 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक यानी EEZ तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा इंडियन कस्टम वाटर्स को, और उसके अंदर टेरिटोरियल वाटर्स भी उसका पार्ट बनेगा। क्या बोला, टेरिटोरियल वाटर्स भी उसका पार्ट बनेगा। तो इंडियन कस्टम वाटर्स इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर्स एंड एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अमेंडेड क्वेश्चन है। और बेटा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 कहीं ना कहीं करेक्ट ऑप्शन बनकर चलता है। सर ये कहाँ दे रखा है बेटा, ये इंडिया की डेफिनेशन में दे रखा है, कस्टम्स एक्ट के अंदर। कस्टम्स एक्ट के अंदर जब आप इंडिया की डेफिनेशन देखोगे ना, तो वहां पर आपको ये मिलेगा। तो बेटा ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें सर, आगे चलो। द टैक्सेबल इवेंट अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962 इज, बेटा सेक्शन 12 होता है, 12(1) होता है बेटा, जो चार्जिंग सेक्शन होता है, कस्टम्स का चार्जिंग सेक्शन। किसका बेटा, कस्टम्स का चार्जिंग सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 1। और बेटा सेक्शन 12(1) बोलता है कि टैक्सेबल इवेंट कौन सा होगा, मतलब किस चीज़ के होने पर खड़े खड़े, बेटा एक बात बताओ, आप मेरे पे कस्टम ड्यूटी लगा दोगे, खड़े खड़े आप मेरे पे GST लगा दोगे। साहब ये पेन मेरे हाथ में है, इस पर GST लगा दोगे, दिख रहा है पेन, ये देखो मेरी बॉडी में दिखेगा, ये देखो पेन दिख रहा है, हाँ पतला है ना बेटा, इसमें साइड में दिखता नहीं, इधर दिखेगा, हाँ देखो इधर दिख रहा है, हाँ सब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है, ये पेन है बेटा, ठीक है। ये पेन मेरे हाथ में है, इस पर GST लगा दो, नहीं लगा सकते साहब। या तो इसकी बाय होनी चाहिए या तो इसकी सेल होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, या तो इसकी बाय होनी चाहिए या तो इसकी सेल होनी चाहिए, या तो खरीदूंगा तो बेचूंगा तो GST लगेगा। इसको बोलते हैं बेटा सप्लाई। सप्लाई होता है टैक्सेबल इवेंट, किसमें, GST में। कहाँ लिखा है, सेक्शन 7 में लिखा है। और चार्जिंग सेक्शन आता है बेटा सेक्शन 9, जो बोलता है सप्लाई होने पर सेक्शन 7 के हिसाब से हम टैक्स लगा कर चलेंगे। CGST एक्ट में, IGST एक्ट में बेटा चार्जिंग सेक्शन होता है 5,
ओके सर। वैसे ही कस्टम्स एक्ट के अंदर भी बेटा एक टैक्सेबल इवेंट होता है। ऐसे ही बैठे बैठे बेटा किसी भी चीज़ पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। क्या बोला? ऐसे ही बैठे बैठे किसी भी चीज़ पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। कुछ होना तो चाहिए ना, और जो वो होना होता है ना कि कुछ होना चाहिए, उसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। लॉ की भाषा में, कानून की भाषा में बेटा उसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। कुछ इवेंट घटित होना चाहिए, और बेटा कस्टम के अंदर वो इवेंट होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। बस क्या बोला? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। अगर एक्सपोर्ट होगा, इम्पोर्ट होगा, तो बेटा कस्टम ड्यूटी लगेगी, कस्टम्स एक्ट वहाँ पर एप्लीकेबल आपके लिए होगा। तो बेटा वही दे रखा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा सप्लाई जीएसटी में होता है, कस्टम में नहीं होता। सेल बेटा जीएसटी में होता है, कस्टम में नहीं होता है। मैन्युफैक्चर बेटा एक्साइज में होता है, कस्टम में नहीं होता। तो सप्लाई हो चाहे सेल हो बेटा, ये जीएसटी में होता है, कस्टम में नहीं होता। मैन्युफैक्चर एक्साइज में होता है, कस्टम में नहीं होता। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। कस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होता है, ना कि सप्लाई, सेल या फिर मैन्युफैक्चर। ठीक है सर, ओके। अगला आ रहा है बेटा आपके पास में, व्हाट इज द रेलिवेंट डेट फॉर डिटरमाइनिंग रेट ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन। बेटा वेयर हाउस वाला चैप्टर, देखो मैंने कहा ना, अब इस क्वेश्चन में भी दिक्कत है बेटा। इस क्वेश्चन को भी यहाँ से हटाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वेयर हाउसिंग वाला चैप्टर आपके सिलेबस से हट चुका है, इसलिए मैं प्रोविजन डिस्कस नहीं करूंगा। हालांकि मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा कि रेलिवेंट डेट रेट ऑफ ड्यूटी के लिए क्या बनती है। बेटा वो बनती है होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस की बिल ऑफ एंट्री। क्या बोला? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। तो जब आप क्लियर करवाते हो गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए वेयर हाउस से, वो डेट जो होती है बेटा रेलिवेंट डेट, उस डेट की ड्यूटी क्या बोला? उस डेट की ड्यूटी वहां पर आपसे ली जाती है। तो बेटा यहां पर देखो, इनबाउंड के एक्स बाउंड, बेटा एक्स बाउंड बिल ऑफ एंट्री, यानी बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। क्या बोला? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, यानी बेटा यहां पर आपका आंसर बनता है बी ऑप्शन। क्या बनता है? बी ऑप्शन। पेमेंट ऑफ ड्यूटी वगैरह सब गलत है बेटा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं होता, वो तो बहुत पीछे हो जाता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बाद वेयर हाउसिंग होती है, वेयर हाउसिंग के बाद बेटा जो होता है वो क्लियरेंस होता है। हालांकि मैंने फिर बोला बेटा ये चैप्टर आपके सिलेबस से हट चुका है, तो ये एमसीक्यू एज सच आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। ये मैं ऑलरेडी इंस्टीट्यूट को मेल में डाल चुका हूँ, इंस्टीट्यूट बेटा इसको बहुत जल्द सही कर देगा। अगला आ रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डेस्ट्रॉयड गुड्स अंडर सेक्शन नंबर 23। बेटा सेक्शन नंबर 23 के दो सब सेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? दो सब सेक्शन होते हैं, सब सेक्शन नंबर 1 और सब सेक्शन नंबर 2। यहाँ पर बेटा सब सेक्शन नंबर 1 की बात हो रही है। सेक्शन नंबर 23 के दो सब सेक्शन है बेटा, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। क्या बोला? 23(1) और 23(2). बेटा 23(1) जो होता है ना, 23(1) बात करता है किसकी? डेस्ट्रॉय की बेटा, डेस्ट्रॉय मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाना बेटा। मतलब उसके अब मतलब ये यूज खत्म हो गया बेटा, पूरा का पूरा यूज खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, उसे बोलते हैं डेस्ट्रॉय। डैमेज का मतलब होता है बेटा थोड़ी टूट फूट होना। इस कैलकुलेटर को बेटा हाथ से छूट गया, गिर गया, इसमें थोड़ी टूट फूट हो गई, मैं सही करा लूंगा, उसको बोलते हैं डैमेज। क्या बोलते हैं? डैमेज। बट ये बेटा इसका चूरा चूरा हो गया, अब ये बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा। हालांकि ऐसा ना हो बेटा, ये मेरा बहुत प्यारा कैलकुलेटर है, इसलिए मैं इसके लिए ऐसा नहीं बोल सकता, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और एग्जांपल के लिए मैंने क्या बोला साहब, अगर कोई भी आर्टिकल, थिंग या गुड्स पूरी तरह से खत्म हो गया, उसका कोई यूज बाकी नहीं है, उसे बोलते हैं हम डिस्ट्रॉय। और वो केस कवर होता है बेटा 23(1) में, जहां पर आपको रेमिशन मिलता है। क्या मिलता है? रेमिशन, यानी इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता, इनडायरेक्ट बेनिफिट। देनी तो पड़ेगी बेटा, ड्यूटी तो देनी पड़ेगी, लेकिन हालांकि बाद में गवर्नमेंट आपको उसमें या तो रिफंड कर देगी या छूट दे देगी, उसको हम रेमिशन बोलते हैं, रेमिट कर देगी। ये पूछ रहा है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है। अगर हम बात करें डिस्ट्रॉय ऑफ गुड्स की सेक्शन 23(1) के अंदर, बेटा कस्टम की बात हो रही है, जीएसटी की बात नहीं हो रही है। इट इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ टोटल लॉस ऑफ गुड्स इवन इफ द सेम कैन बी रिकवर्ड। मैंने बेटा अभी समझाया, रिकवर नहीं हो सकता, रिकवर हो ही सकता नहीं है। रिकवर हो पाता तो बेटा सेक्शन, उसको डिस्ट्रॉय नहीं बोलते, शब्दों पे ध्यान दो, उसको डिस्ट्रॉय नहीं डैमेज बोलते अगर रिकवर हो पाता तो। और बेटा उस केस के अंदर वो सेक्शन 22 में जाता, वहां पर अबेटमेंट मिलती, जहां पर बेटा डैमेज डिट्रोएशन की बात होगी। किसकी बात होगी? डैमेज की बात होगी बेटा, या फिर डिट्रोएशन की बात होगी, वहां पर सेक्शन लगेगा 22 ना कि 23। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझे सर। तो ये ऑप्शन बेटा करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है बेटा, क्योंकि सेम कैन बी रिकवर्ड नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगला मेरे भाई ऑप्शन आ रहा है आपके पास में, द इंपोर्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे ड्यूटी ऑन सच गुड्स। गलत बेटा, ड्यूटी तो देनी पड़ेगी। अभी बताया था इंपोर्टर को इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं बेटा, इंपोर्टर को ड्यूटी तो देनी पड़ेगी। हालांकि मैंने बताया इनडायरेक्ट बेनिफिट वहां पर आपको मिलकर चलता है, तो ये ऑप्शन भी बेटा आपका गलत है। द प्रोविजंस आर ऑल्सो एप्लीकेबल इवन इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर वेयर हाउसिंग। ये बात सही है साहब,
ये बात सही है। 23 की एप्लीकेबिलिटी बेटा तब से आती है जब से गुड्स आपका लोडिंग होता है, मतलब वहां से जहां से वो लोडिंग हो रहा है, गलत बोला, कहां से, जहां से वो अनलोडिंग हो रहा है, और अनलोडिंग से लेकर कहां तक, होम कंजम्पशन तक। क्या बोला, क्या बोला मैंने बोला अनलोडिंग से, अनलोडिंग बोले तो जहाज से पोर्ट पे आना, कहां से, जहाज, जहाज बोले तो शिप, यानी शिप से अनलोड होकर पोर्ट पे आना और पोर्ट से होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस होना। ये पूरा प्रोसेस जो होता है बेटा, इस पूरे प्रोसेस पर सेक्शन नंबर 23 लगता है बेटा। यहां से यहां तक सेक्शन नंबर 23 लगता है। ये होती है अनलोडिंग स्टेज, जहां पर गुड्स अनलोड हो रहा है, ठीक है। यहां से लेकर अगर यहां तक होम कंजम्पशन के बीच में बेटा कहीं पर भी क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, इस दौरान, इस बीच में अगर कभी भी आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो बेटा आपको 100% रेमिशन दिया जाएगा। क्या बोला मैंने आपको, रेमिशन मिलकर चलेगा, रेमिशन डेफिनेटली मिलकर चलेगा। ये एक्सटेंट है बेटा, जैसे सेक्शन 13 की एक्सटेंट होती है। सेक्शन 13 की एक्सटेंट सिर्फ और सिर्फ अनलोडिंग के बाद, होम क्लियरेंस से पहले ये होती है बेटा। इस बीच में कस्टोडियन, लिफरेज का एक ही मुद्दा है बेटा, कस्टोडियन को पकड़ना। सेक्शन 13 का मुद्दा है कस्टोडियन की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना, कि साहब कस्टोडियन को ध्यान रखना पड़ेगा। सेक्शन 13 जो कमर कसता है वो कस्टोडियन की कसता है, जबकि 23 ऐसा नहीं है दोस्त। 23 एक्सटेंड होता है अनलोडिंग पर भी, 13 अनलोडिंग के बाद लगता है, ये अनलोडिंग पर भी लगता है और होम क्लियरेंस तक लगता है। ओके ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बेटा। ये एप्लीकेबल कहाँ होता है, इवन इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर वेयर हाउसिंग। बेटा वेयर हाउसिंग के बाद भी, मैंने क्या बोला, होम क्लियरेंस। बेटा वेयर हाउसिंग इज नॉट होम क्लियरेंस, वेयर हाउसिंग इज नॉट होम क्लियरेंस, वेयर हाउसिंग होम क्लियरेंस नहीं होता। यानी वेयर हाउसिंग के अंदर भी अगर पड़ा माल, वेयर हाउस के अंदर पड़ा माल भी डिस्ट्रॉय हो गया तो भी सेक्शन 23 एप्लीकेबल होगा। ये स्टेटमेंट बेटा करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में मेरे से यही पूछ रहा है कि करेक्ट क्या है, क्वेश्चन में वो मेरे से यही पूछ रहा है, देखो कि करेक्ट क्या है। क्या बोला बेटा, करेक्ट क्या है, और बेटा ये करेक्ट है, ये सी ऑप्शन डेफिनेटली यहाँ पर बेटा आपका करेक्ट होता है, क्योंकि वेयर हाउस के अंदर भी अगर माल डिस्ट्रॉय हुआ सेक्शन 23 लगकर चलेगा। होम कंजम्पशन बोला मैंने, वेयर हाउसिंग इज नॉट होम कंजम्पशन, कंफ्यूज मत होना। द इंपोर्टर नीड टू प्रूव, बेटा इंपोर्टर को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट टू प्रूव द लॉस टू द प्रॉपर ऑफिसर। ये स्टेटमेंट बेटा इनकरेक्ट है। उस नॉट टू प्रूव, बेटा प्रूव तो करना पड़ेगा ना, इंपोर्टर को कहीं ना कहीं प्रूव तो करना पड़ेगा ना। ये कह रहा है नीड नॉट टू प्रूव द लॉस टू द प्रॉपर ऑफिसर, कि साहब लॉस हुआ है, आप बताओगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। ये बेटा प्लिफ्रेज थोड़ी ना है, बोलो ये प्लिफ्रेज थोड़ी ना है, हाँ कि ना, हाँ साहब ठीक है कि नहीं है, हाँ, तो प्रूफ तो करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया बेटा, इनकरेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास कौन सा रहा बेटा, ऑप्शन नंबर सी, जहां पर लिखा हुआ है कि प्रोविजंस आर ऑल्सो एप्लीकेबल इवन इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर वेयर हाउसिंग। मेरे पास दो जगह लिखा हुआ था बेटा, इसलिए मैं इधर करके जब देखो ना तभी आप समझ जाओ कि साहब इधर भी लिखा हुआ आ रहा है। इधर सिस्टम होता है बेटा जहाँ पर हमें पता चलता है लाइट का भी, ऑडियो का भी, वीडियो का भी, और जो स्क्रीन जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा वो भी, इलेक्ट्रॉनिक पेन वगैरह सब यहाँ पर दिखाई देता है, इसलिए मैं इधर से ही पढ़ लेता हूँ। कुछ बच्चे सोचते हैं साहब इधर आंसर लिख रखे हैं इन्होंने, इधर कोई आंसर नहीं बेटा। कभी अगर पॉसिबल हुआ मेरे लिए कैमरे को शिफ्ट करना तो मैं कैमरा शिफ्ट करके आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है, उस स्क्रीन पर सारा हमको डेटा दिखाई देता है। हाँ सर आगे चलें, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 25, बीच बीच में दूसरी बात भी कर लेते हैं साहब, वरना बच्चा बोर हो जाता है। बच्चा कहता है साहब पढ़ाई जा रहे हो एक के बाद एक, अरे थोड़ा रुक जाओ यार, बात तो कर लो, हाँ कि ना, हाँ सर। अब आ रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 चालू करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इंपोर्टर कैन क्लेम प्लिफरेज, लो याद करा और आ गया साहब, अभी तो इसको याद करा था मैंने, एंड चूज नॉट टू पे ड्यूटी अंडर सेक्शन 13 ऑफ कस्टम्स एक्ट। कौन से केसेस होंगे साहब जहां पर इंपोर्टर कैन क्लेम प्लिफरेज, इंपोर्टर बेटा प्लिफरेज क्लेम कर सकता है और वो चूज कर सकता है कि वो ड्यूटी ना दे। ऐसे कौन से केसेस होंगे, वो केसेस बेटा नीचे दे रखे हैं, आओ पढ़ते हैं। क्या दे रखा है बेटा, गुड्स प्लिफर्ड वाइल ऑन हाई सी, नहीं अभी बताया था, सेक्शन 13 बेटा अनलोडिंग के बाद लगता है, यानी गुड्स ऑन पोर्ट, गुड्स ऑन पोर्ट से लेकर कहाँ तक, क्लियरेंस तक, निकलने तक बेटा, एक बार निकला बात खत्म, पोर्ट से निकलने तक, पोर्ट क्लियरेंस बोलता हूँ इसको मैं, क्या बोलता हूँ, पोर्ट। यानी गुड्स जितनी देर भी बेटा पोर्ट पर है, क्या बोला, गुड्स जितनी देर भी पोर्ट पर है उतनी ही देर सेक्शन 13 लगेगा। उस बीच में अगर कुछ हुआ तो कस्टोडियन की लायबिलिटी है, सेक्शन 13 में आप उसे ड्यूटी ना दो चलेगा। यानी बेटा मोबाइल फोन रखे, बहुत सारे मोबाइल फोन इंपोर्ट करे थे, यहां पर एक मोबाइल फोन गायब हो गया, पोर्ट पर गायब हो गया,
वेयर हाउस में जाने के बाद अगर गायब होता है तो सेक्शन 13 नहीं लगता है, क्योंकि बेटा पोर्ट क्लियरेंस मिलते ही, अब वो चाहे वेयर हाउस के लिए चाहे बेटा घर के लिए जाए, यहाँ मैटर नहीं करेगा। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, ठीक है, बिल्कुल सही बोला सर आप, यहाँ मैटर नहीं करेगा। आगे चलें? हाँ सर आगे चलो। हाँ बोलो, गुड्स प्लीफर्ड ऑन हाई सी, बेटा बिल्कुल गलत है। जहाज में रखा अगर प्लीफर हो जाता है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सेक्शन 13 की जिम्मेदारी नहीं है साहब। बिफोर अनलोडिंग होने से पहले हमारी जिम्मेदारी नहीं है साहब। प्लीफर्ड आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर ऑर्डर फॉर होम क्लियरेंस गिवन बाय द प्रॉपर ऑफिसर, गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। बेटा एक बार होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हो गया उसके बाद तो भूल जाओ, यानी आंसर है बेटा ओनली थर्ड, डी। क्या बोला? डी, ओनली थर्ड इज द करेक्ट आंसर। हाँ के ना? हाँ सर। बच्चों समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है लेक्चर? कमेंट करो, पॉज करो, कमेंट करो। हाँ 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता साहब आपका, आगे ना समझ में? ये एक्टिंग मत करो साहब की कमेंट करने में टाइम लगता है, हमारे पास में टाइम नहीं, हमारे एग्जाम आ रहे हैं। अरे 1 मिनट लगता है साहब, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। आ जाओ, इतना टाइम तो वैसे वेस्ट कर दोगे, वो चलेगा, और एक कमेंट करने का बोल रहा हूँ तो टाइम नहीं तुम्हारे पास। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन एन इम्पोर्टर क्लेम अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी? बेटा अबेटमेंट का मतलब पता है क्या होता है? अबेटमेंट का मतलब होता है मेरे भाई प्रपोर्शन करना, और वो होता है बेटा सेक्शन नंबर 22 के अंदर। सेक्शन 22 के अंदर ये सारे के सारे कस्टम के क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, जीएसटी के खत्म हो गए। देख लो इतनी देर से आपको कस्टम के ही एमसीक्यूज दिखाई दे रहे हैं। ये सेक्शन 22 भी बेटा कस्टम का। अबेटमेंट की बातें कहाँ होती है? कस्टम में। इंपोर्टर की बात कहाँ होती है? कस्टम में। बेटा अबेटमेंट कब मांगा जा सकता है? चलो देखते हैं। गुड्स प्रीफर्ड ड्यूरिंग, बेटा प्रीफरेंस की बात अबेटमेंट में होती नहीं है, ये सेक्शन 13 में होती है। तो ये ऑप्शन तो बेटा आपको भिड़ते ही गलत हो गया। गुड्स डैमेज, हाँ लग तो रहा है, बाय एक्सीडेंट ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ इंपोर्टर। बेटा अगर खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मार लोगे, गवर्नमेंट आपका साथ नहीं देगी। खुद ही अपनी नेग्लिजेंस की वजह से अपना माल खराब करवा लोगे, फिर गवर्नमेंट को बोलोगे साहब गलती हो गई, गवर्नमेंट कहेगी साहब गलती आपसे हुई है, हम थोड़ी ना भुगतेंगे, चलो पे करो इंपोर्ट ड्यूटी। कोई किसी प्रकार का अबेटमेंट नहीं दिया जाएगा। खुद की गलती से बेटा अगर माल आपका खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, क्या बोला बेटा? डैमेज हो जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है। क्या बोला? सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। तो अगर खुद की गलती से सामान बेटा चोरी हो जाता है तो गवर्नमेंट वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। अगला आ रहा है बेटा गुड्स डिस्ट्रॉयड। अरे 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 कैसी कैसी बातें करते हैं बेटा। सेक्शन 22 में डिस्ट्रॉयड वर्ड का इस्तेमाल होता ही नहीं है। सेक्शन 22 में डैमेज और डेट्रोएशन का इस्तेमाल होता है। क्या बोला? सेक्शन 22 में डैमेज और डेट्रोइट्रेशन की बात होती है। किसकी? डेट्रोइटेशन। मतलब बेटा नेचर की वजह से खराब हो जाना, नेचर की वजह से। जैसे बेटा आप जानते हो कैरोसिन हुआ, कैरोसिन बेटा अगर ज़्यादा टाइम तक एक जगह स्टोर करोगे तो वो उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, हवा में एवोपोरेट हो जाएगा ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर। तो इसके अंदर अगर कमरे में टेम्परेचर ज़्यादा है बेटा, गर्मियों के टाइम में वो एवोपोरेट हो जाएगा, उसको बोलते हैं डेट्रोइट होना। क्या होना? डेट्रोइटेशन। तो ये 2 वर्ड जो है ना बेटा, डेट्रोइटेशन हो गया या डैमेज हो गया, ये सेक्शन 22 के वर्ड है। डिस्ट्रॉय वर्ड जो यहाँ पर बेटा आपको दिखाई दिया था, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 के अंदर बेटा ये वर्ड यूज होता है कब? जब सेक्शन 23(1) की बात होती है, 23(1) की, वहाँ डिस्ट्रॉय की बात होती है। तो यहाँ तो बेटा ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? बोलो, इनकरेक्ट हो गया। और फिर आ रहा है बेटा गुड्स डैमेज्ड। हाँ ये डैमेज्ड सही है। बाय एक्सीडेंट नॉट ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ इंपोर्टर आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर एग्जामिनेशन। मतलब अनलोडिंग होने के बाद और एग्जामिनेशन होने से पहले। अगर इंपोर्टर की गलती नहीं होनी चाहिए, बिना इंपोर्टर की गलती के माल डैमेज हो जाता है साहब, यहाँ पर गड़बड़ है आपके कस्टोडियन अंकल की, आपके कस्टम अथॉरिटीज़ की, कि उन्होंने ध्यान नहीं रखा। वहाँ पर गवर्नमेंट बियर करके चलेगी साहब हमारे आदमियों ने ध्यान नहीं रखा, हमारी गलती है। आपने बोला ना नॉट ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ इंपोर्टर, मतलब इंपोर्टर की गलती नहीं है बेटा। ओनली फोर्थ कहाँ दे रखा है? बोलो बोलो, लो भैया, ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर बेटा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है बेटा। आई होप आप मजे लेकर पढ़ रहे हो, इसी प्रकार पढ़ते जाओ, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको 24 घंटे पढ़ाने को तैयार हूं, आप टेंशन मत लो। रोजाना के 2 से 3 लेक्चर आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे जीएसटी के, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ईआईएस और अकाउंट्स के भी बेटा कहीं ना कहीं मैं आपको रिवीजन लेक्चर डाल दूँ। हालांकि उसकी मैंने गारंटी दूर दूर तक नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास जीएसटी के अंदर बेटा इतना कंटेंट होता है। सीडब्ल्यूए वालों के लिए अलग से कंटेंट होता है, सीए वालों के अलग से होता है, सीएस वालों के लिए अलग से होता है, और तीनों को ही कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश यहाँ पर है। तो इसलिए मैं खाते पीते जीएसटी ही देखता हूँ। जीएसटी मेरे खून में जीएसटी ही है। चलें सर आगे, चलो। हालांकि मैं अकाउंट्स भी पढ़ाता हूँ, ऐसी बात नहीं बेटा। 11th-12th को अकाउंट्स पढ़ाते हैं अपन, और इंटर पे अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, फाउंडेशन पे भी अकाउंट्स पढ़ा देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स होते हैं तो पढ़ा देते हैं साहब। हमारे ब्यावर सिटी में फेस टू फेस बेच बन जाता है अगर, तो अकाउंट्स पढ़ा देते हैं। अकाउंट्स में तो बेटा बचपन बीत गया। 11th-12th में बेटा जब मैं खुद पढ़ता था तब मैं अपनी क्लास को अकाउंट्स पढ़ाता था, सोचो आप। तो अकाउंट्स तो बेटा
मतलब गो टू सब्जेक्ट है कि ठीक है साहब हो जाएगा, अकाउंट्स में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, गो टू सब्जेक्ट मतलब हाँ ठीक है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं सब एक बार के लिए, तो वो वाली बात है, तो अकाउंट्स पढ़ा देते हैं। फिलहाल ये बातें हो गई साहब अपने और आपके बीच में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। बीच बीच में बातें होनी चाहिए साहब, आप भी थोड़ा मुझे जानो, मैं भी आपको थोड़ा सा जानूंगा। मैं आपको कैसे जानूंगा, जब आप मेरा जीएसटी ग्रुप ज्वाइन करके मेरे से बातें करोगे। हालांकि अभी नहीं, अभी एग्जाम है आपका, बट बेटा डेफिनेटली आप मुझे रिक्वेस्ट भेजना, फेसबुक पे आप मुझे रिक्वेस्ट भेजो, अपन दोस्त बनेंगे, मैं आपको देखूंगा, आप मुझे देखना और अपन बातें करेंगे। स्टूडेंट्स से जब तक मैं मिलूंगा नहीं, मुझे पता कैसे लगेगा साहब कौन कौन लेक्चर देख रहे हैं, है ना। आप तो मुझे देख ले, तो मैं आपको नहीं देख पाता हूँ। तो फेसबुक का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा बेटा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर रखा है मैंने, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसे पेस्ट करता हूँ, तो वहाँ पर आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट पक्का भेजना, ठीक है। हाँ सर, भेजेंगे आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट। अब अच्छा पढ़ाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। क्या बोला बेटा, करेक्ट। फोकस किस पे करना है मेरे दोस्त, करेक्ट पे फोकस करना है। आ जाओ, अभी इसकी 12 बजाते हैं सारे क्वेश्चन की 12 बजा देंगे साहब। बोल रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। स्पेशल एग्जाम्शन अंडर 25, बेटा 25 में एग्जाम्शन अपने यहाँ कहाँ दी जाती है, 11 में, सेक्शन 11 में एग्जाम्शन दी जाती है जब अपन सीजीएसटी की बात करते हैं। किसकी, सीजी। सेक्शन 6 में एग्जाम्शन दी जाती है जब बेटा बात करते हैं आईजीएसटी की, लेकिन सेक्शन 25 में एग्जाम्शन दी जाती है जब बात करते हैं बेटा कस्टम की। सालों बीत गए बेटा कस्टम पढ़ाते पढ़ाते, जीएसटी पढ़ाते तो मैं नहीं बोल सकता सालों बीत गए, क्योंकि जीएसटी को आए हुए बेटा 3 साल ही हुए हैं, चौथा साल चल रहा है अपने पास, तो इसलिए। बाकी हाँ, सेक्शन 25 में क्या दे रखी होती है, एग्जाम्शंस दे रखी होती है। तो ये बोल रहा है बेटा स्पेशल एग्जाम्शन ग्रांट की जाती है सेक्शन 25 में बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन। बेटा गलत बात, जहाँ ऑर्डर की बात होती है वहाँ नोटिफिकेशन नहीं लिखते। जनरल एग्जाम्शन अंडर 25 इज ग्रांटेड बाय इशूइंग एन ऑर्डर। गलत बात, ये उल्टा कर दिया। हाँ, एक सेकंड इधर आओ, ये इन्होंने बेटा ऑप्शन उल्टे कर दिए, ऐसे और ऐसे। होना क्या चाहिए था, स्पेशल एग्जाम्शन ऑर्डर के थ्रू आनी चाहिए थी और जनरल एग्जाम्शन नोटिफिकेशन के थ्रू आनी चाहिए थी। इन्होंने उल्टा कर दिया, इसलिए दोनों ही ऑप्शन बेटा यहाँ पर आपके इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। मेरे से पूछ रहे करेक्ट कौन सा है, मैं बार बार बीच बीच में जाके बेटा क्वेश्चन में देखता हूँ मेरे से पूछा क्या था, करेक्ट कि इनकरेक्ट। अगला आ रहा है बेटा स्पेशल एग्जाम्शन इज रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजेट, जनरल एग्जाम्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। बेटा ये भी गलत हो गया, दोनों ही गलत हो गए साहब। कह रहा है जनरल एग्जाम्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी, बेटा जनरल एग्जाम्शन तो आनी चाहिए ना ऑफिशियल गजेट के अंदर, और ये कह रहा है स्पेशल एग्जाम्शन को ऑफिशियल गजेट में डालो। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ बेटा। आपकी जो पर्सनल रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को क्या मैं जनता में फैला दूंगा। आपको भाई एक बीमारी आई साहब, डॉक्टर के आप गए, आपने रिपोर्ट करवाई, अपना ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट में आपको बीमारी आई, तो एक बात बताओ, डॉक्टर वो बीमारी आपको क्या करेगा बेटा, बताओ। डॉक्टर वो बीमारी बेटा ऑफिशियल गजेट में छाप देगा, हॉस्पिटल के नोटिस बोर्ड पे लगा देगा सब आपके नाम के साथ, नहीं साहब। तो बेटा कभी भी स्पेशल एग्जाम्शन कभी भी इस तरीके से ऑफिशियल गजेट में नहीं आती है। वो जिस इंसान के लिए आती है, जिस नोटिफाइड पर्सन के लिए आती है, डायरेक्ट उसे नोटिफाई किया जाता है, स्पेशल मतलब किसी स्पेशल सर्कमस्टांस के अंदर, ठीक है, उसी को बताया जाता है। बाकी हाँ डेफिनेटली मैंने बोला जब भी जनरल एग्जाम्शन होती है वो ऑफिशियल गजेट में डेफिनेटली नोटिफिकेशन के थ्रू आती है। अपने जीएसटी में देखो ना 12/2017 क्या है बेटा, नोटिफिकेशन है कि ऑर्डर, नोटिफिकेशन। और क्या 12/2017 ऑफिशियल गजेट में नहीं आया, आया सब आया, एज ए नोटिफिकेशन आया, पब्लिश हुआ, हाँ कि ना। हाँ, तो यहाँ तो बेटा सारी गलत हो गए। तो ऑप्शन दे रखा है अपन को, हाँ दे रखा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी। क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी बेटा, नन ऑफ दी अबव। क्या बोला मैंने, नन ऑफ दी अबव। ये कहाँ आ गया साहब, ऊपर कहाँ चलेगा साहब, नीचे रहना है। हाँ, नन ऑफ दी अबव बेटा, मेरे को ये हटाना था, ये बीच में आ गया, देखो ये हटा दिया मैंने, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलें कि नहीं चलें, चलो साहब चलो। क्वेश्चन नंबर 28 बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, एबीसी लिमिटेड एक्सपोर्टेड सर्टेन गुड्स लास्ट ईयर। बेटा पिछले साल कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किया था, ओके। द बायर हैज सेंट बैक दोज गुड्स सिंस द सेम वर अंडर वारंटी एंड रिक्वायर्ड रिपेयर्स। याद करो बेटा, याद करो, एक एग्जांपल देता था मैं यहाँ पर, ये सेक्शन नंबर 20 है कस्टम्स का। किसका, कस्टम्स का सेक्शन नंबर 20 है। री इम्पोर्ट और री एक्सपोर्ट। क्या बोला, री इम्पोर्ट और री एक्सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम मारुति सुजुकी का एग्जांपल लेते हैं बेटा, मारुति सुजुकी ले लो, चाहे आप मारुति 800 ले लो बेटा। जब हम मारुति 800 को भेजते थे यूएसए, याद करो, जब हम मारुति सुजुकी का एक्सपोर्ट करते थे बेटा, क्या करते थे, जब बहुत चला करती थी साहब किसी ज़माने में, तो बहुत डिमांड आती थी और हमारी मारुति सुजुकी एक्सपोर्ट हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, एक्सपोर्ट हुआ करती थी बेटा। जब वो एक्सपोर्ट होती है तो यूएसए के अंदर यूज़ होते होते उसमें कोई खराबी आती है तो बेटा वापस उसे इंडिया भेजा जाता है। क्या बोला मैंने, ये है बेटा मेरा इंडिया। ये देखो, ये बीच में क्या है बेटा, पानी, वाटर, पानी बेटा, जहाज चलते हैं, समुद्र। इधर है इंडिया, इधर है साहब हमारा INDIA, मेरा प्यारा भारत, इंडिया, और उधर है बेटा यूएसए। मैंने यूएसए भेजा और यूएसए से वापस आया, इसको बोलते हैं बेटा री इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट के बाद इंपोर्ट कर रहा हूँ ना, ठीक है।
ओके, ये ठीक होने के लिए यहाँ पर आया, क्या होने के लिए आया? ठीक। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड, इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी एबीसी लिमिटेड को अगर वो चाहता है कि उसे एग्जामिशन मिल जाए नोटिफिकेशन नंबर 158/95 कस्टम्स डेटेड 1995। बेटा ये वही नोटिफिकेशन की बात कर रहा है जो सेक्शन नंबर 20 में अपन पढ़कर आते हैं। और यहाँ पर कौन सी चीज़ों का इसको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा? वही है कि 6 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर अंदर, क्या बोला? 6 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, यानी एक्सटेंशन लेने के बाद भी 6 महीने या एक्सटेंशन 6 महीने का और 6+6 के टाइम पीरियड में बेटा आपको इसे रिपेयर कर कर वापस भेज देना है। ध्यान रखना है, अपने पास नहीं रखना है। अगर ये गुड्स यहीं रह गया, अगर ये गुड्स यहीं इंडिया में ही रह गया मेरे भाई, तो ये परमानेंट इंपोर्ट मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा बोलो? ये बेटा ये परमानेंट इंपोर्ट मान लिया जाएगा और उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी जाएगी। ओके, क्या लगा दी जाएगी बोलो? इसके ऊपर बेटा ड्यूटी लगा दी जाएगी। और एक बार ड्यूटी लगा दी गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर आपको इस नोटिफिकेशन का फ़ायदा उठाना है, एग्जामिशन अवेल करनी है, ड्यूटी पर एग्जामिशन अवेल करनी है, तो बेटा 6+6, क्या बोला? वापस बोलो मेरे साथ, बोलो, याद करना है दोस्त। 6+6 के टाइम लिमिट के अंदर आपको वापस भेजना है, सिर्फ और सिर्फ रिपेयर्स करनी है। बेटा ऐसा मत करना गाड़ी थी मारुति और बना दिया ट्रैक्टर और ट्रैक्टर बना के भेज दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए साहब। तो ऑप्शन पढ़ो क्या दे रखे हैं, द री इम्पोर्ट हैज़ टू बी फॉर रिपेयर्स ओनली। सिर्फ रिपेयर, रीमैन्युफैक्चरिंग नहीं, वर्ड्स पे ध्यान देना बेटा, रीमैन्युफैक्चरिंग नहीं, रिपेयर्स। गुड्स मस्ट बी री एक्सपोर्टेड आफ्टर रिपेयर्स, रिपेयर्स खत्म होने के बाद वापस भेजना पड़ेगा और वापस भेजने की बेटा टाइम लिमिट होगी 6 महीना और 1 ईयर इफ द टाइम इज एक्सटेंडेड। मतलब अगर मैं समय एक्सटेंड भी कर देता हूँ मालिक, तो समय एक्सटेंड होने के बाद भी 6 महीने ही और आपको मिलेंगे। ऑप्शन 4 बोलते हैं बेटा इन केस ऑफ गुड्स नॉट रिपेयर्ड न्यू गुड्स हैव टू बी सेंट विद इन 6 मंथ्स। गलत बात, ऐसा कहीं नहीं लिखा साहब। इट इज ऑल द वे अ रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 इज द रॉन्ग ऑप्शन बेटा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पर आपके सही होंगे और वो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड बेटा ये ऑप्शन नंबर बी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन। हाँ क्या ना? हाँ सर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आई होप बेटा समझ में आया सेक्शन नंबर 20। हाँ सर, अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 अब छुपा दूँ? हाँ सर छुपा दो। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर बोल रहा है बेटा XYZ लिमिटेड सेंट सर्टेन गुड्स अब्रॉड फॉर रिपेयर्स। किसके लिए? रिपेयर्स के लिए। ओके, XYZ लिमिटेड हैज बीन एडवाइज्ड बाय द कंसल्टेंट्स दैट दे विल हैव टू पे कस्टम ड्यूटी ओनली ऑन फेयर कॉस्ट। ये हाँ, हेलो, ये वापस वही चीज़ आ गई। ये वापस बेटा आपका सेक्शन नंबर 20 आ गया। पढ़ो, देखो क्या दे रखा है। ड्यूटी ओनली ऑन द फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, फ्रेट्स एंड इंश्योरेंस चार्जेस बोथ वेज on re-import of exported goods अंडर नोटिफिकेशन। बेटा ये 46 बेटा 2017 आ गया। पिछली बार 58 वाला था, अब 46 वाला आ गया। प्रोवाइडेड दे फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस, सब्जेक्ट टू बेटा कि वो आपकी फॉलोइंग कंडीशंस को फुलफिल करते हो। कंडीशन कौन कौन सी थी बताओ? 3 साल एक्सटेंशन टू 5 साल, देखो लिखा हुआ है ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, मुझे तो याद है। 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। बेटा जो माल यहाँ पर आपने भेजा है वो वापस आ जाना चाहिए 3 साल, मैक्सिमम 5 साल, मतलब 3+2 का एक्सटेंशन लगा देंगे तो 5 साल में आ जाना चाहिए बेटा। और बेटा रिपेयरिंग होकर आना चाहिए, ऐसा नहीं साहब भेजा आपने क्या था। यहाँ अपन एग्जांपल लेते हैं बेटा ऑडी का। अपन ऑडी मंगाते हैं जर्मनी से। कहाँ से बेटा? जर्मनी से मैंने ऑडी मंगाई, इंडिया। आपकी प्यारी गाड़ी नहीं है ऑडी? हाँ साहब, ऑडी ले लो, मर्सिडीज़ ले लो, ये सब जर्मन गाड़ियाँ दोस्त। तो जर्मनी से गाड़ी आपके पास आ गई। हाँ, गाड़ी में बेटा रिपेयरिंग के लिए गाड़ी को आपने वापस भेजा जर्मनी, तो 3+2 साल के अंदर रिपेयर होकर आनी चाहिए बेटा। रिपेयर होकर आनी चाहिए मतलब ये कि अगर ऑडी कार भेजिए सिडान, तो सिडान ही आनी चाहिए बेटा। ऐसा ना हो XUV बनकर आ जाए। सिडान भेजिए तो सिडान ही वापस आनी चाहिए, XUV बनकर वापस ना आ जाए मेरे भाई। XUV बनकर वो वापस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और गुड्स की बेटा ओनरशिप नहीं चेंज होनी चाहिए। क्या बोला? ओनरशिप नहीं चेंज होनी चाहिए। एक बार ऑप्शन पढ़ लें। हाँ साहब, द री इम्पोर्टेशन इज डन विद इन 3 years और इफ एक्सटेंडेड 5 साल। मैंने बोला 3+2 के अंदर वापस आ जाना चाहिए। एक्सपोर्टेड एंड री इम्पोर्टेड गुड्स आर सेम। जो ऑडी भेजी थी वही ऑडी वापस आनी चाहिए। सिडान भेजी थी सिडान वापस आनी चाहिए दोस्त, XUV वापस ना आ जाए। और तीसरा बेटा ओनरशिप चेंज नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट हैव चेंज। बेटा यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अच्छा नीचे दे रखा है क्या? चूज विच वन ऑफ, अच्छा नीचे एक सेकंड नीचे ऑप्शन है बेटा। तीनों ही ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तीनों ही बोले तो ए, तीनों ही बोले तो ए, तीनों ही बोले तो ए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीनों ही ऑप्शन बेटा यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। बेटा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 30। द इंटीग्रेटेड टैक्स लेविएबल ऑन इंपोर्टेड गुड्स इज लेवीड। द इंटीग्रेटेड टैक्स लेविएबल, इसके ऊपर बेटा मैंने आपको ऑलरेडी याद करा रखा है। अगर आपने जीएसटी ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, मेरा जीएसटी ग्रुप जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, अगर वो ये लेक्चर देख रहे हैं बेटा, तो आप अच्छे से जानते हो
कि हमने आपको एक आईडीटी ब्रेनस्टॉर्मिंग दिया था और उस आईडीटी ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर हमने एक आंसर भी आपसे शेयर किया था। और बेटा वहाँ पर ही मैंने आपसे पूछा था कि इंटीग्रेटेड टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा इंटीग्रेटेड टैक्स जो होता है ये डिफाइंड होता है कहाँ पर, आईजीएसटी एक्ट के अंदर। यानी इंटीग्रेटेड टैक्स बेटा लेवी होता है, इंटीग्रेटेड टैक्स क्या बोला मैंने, देखो इधर, इंटीग्रेटेड टैक्स बेटा लेवी होता है किसमें, ये होता है बेटा आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 5 में लेवी होता है। कहाँ लेवी होता है, आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 5 में, ना कि मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मैंने बोला इंटीग्रेटेड टैक्स, शॉर्ट फॉर्म। दोनों शब्दों में फर्क है, बच्चों को नहीं पता, बहुत बुरी तरह से, बहुत ही बुरी तरह से साहब यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। और मैं नहीं चाहता हूं ये कंफ्यूजन हो, ध्यान रखना है, यहां पर आप बहुत बहुत बुरी तरह से, बहुत सिली मिस्टेक बोलते हैं ना, सिली मिस्टेक, वो कर आओगे यहां पर आप। इंटीग्रेटेड टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बेटा इन दोनों शब्दों में डिफरेंस है। इंटीग्रेटेड टैक्स लेवी होता है आईजीएसटी एक्ट के अंदर, जबकि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेवी होता है बेटा 37 ऑफ द कस्टम्स के अंदर। क्या बोला मैंने बोला साहब इधर आओ सारे बच्चे, मैंने बोला कि एक होता है इंटीग्रेटेड, क्या बोला, इंटीग्रेटेड टैक्स। बेटा ये कहाँ लेवी होता है बताओ, लेवी कहाँ लगाया जाता है, कहाँ चार्ज किया जाता है, बेटा ये चार्ज किया जाता है आईजीएसटी एक्ट के अंदर। आपको विश्वास ना हो तो बेटा आईजीएसटी एक्ट की डेफिनेशंस, इस एक्ट की डेफिनेशंस वाले सेक्शन में जाना और ढूंढना इंटीग्रेटेड टैक्स है कि आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और वही यहाँ पर बेटा सेक्शन नंबर 5 के अंदर चार्ज किया जाता है। लेकिन बेटा दूसरा होता है जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होता है बेटा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो बेटा लेवी होता है कस्टम्स के अंदर। ओ अच्छा सर, तो सर फिर वो आईजीएसटी क्या होता है सर फिर वो आईजीएसटी क्या होता है, बेटा वो आईजीएसटी नॉमन कल्चर है, वो आपका एक शॉर्ट फॉर्म है जिसे आप प्यार से आईजीएसटी लिखते हो, जिस एक्ट का नाम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, बट टैक्स का नाम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं है। अगर आप टैक्स का नाम बोलोगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो मालिक वो लग कर चलेगा, लेवी होकर चलेगा 37 के अंदर, वो लेवी होकर चलेगा बेटा सेक्शन 37 के अंदर। कहां पर, जहां ड्यूटीज चार्ज होती है ना, सेक्शन नंबर 3 में क्या चार्ज होती है, सेक्शन नंबर 3 में बेटा सारी की सारी ड्यूटीज चार्ज होती हैं अलग अलग तरीके की। 3(1) एक्साइज ड्यूटी फिनिश गुड्स के ऊपर, 3(3) एक्साइज ड्यूटी रॉ मटेरियल के ऊपर, 3(5) आपकी वैट वाली ड्यूटी, ओके हाँ सर, 3(7) आईजीएसटी, 3(9) कॉम्पनसेशन सेस। ये है बेटा सारी की सारी 3 के अंदर लगानी जाने वाली ड्यूटीज जो आपके कस्टम में लगाई जाती हैं सेक्शन 3 के अंदर। और यहाँ पर 3(7) में बेटा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाया जाता है। आई होप बेटा आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है, हाँ कि ना, हाँ। ये अलग है मालिक और ये अलग है, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, ठीक है। ऑप्शन पढ़े बेटा, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स अंडर सेक्शन 37 गलत, बेटा ये होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स नहीं है। और मेरे क्वेश्चन में क्योंकि बेटा बात हो रही है इसकी इंटीग्रेटेड टैक्स की, तो बेटा इसके लिए सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। देखो क्या लिखा हुआ है, एज इंटीग्रेटेड टैक्स लेविड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, ये बिल्कुल सही है बेटा। इंटीग्रेटेड टैक्स जो होता है वो कहाँ लगाया जाता है, ऑप्शन बी, मतलब कि सब सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में लगाकर चला जाता है, हाँ के ना, बिल्कुल सर। आगे कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, ड्यूटी ऑफ कस्टम्स की बात नहीं हो रही कोई दूसरी, और नन ऑफ द अबव यहाँ पर होगा नहीं, तो ऑप्शन बी बेटा यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बेटा इसी के साथ मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो, अपन ने अगले 10 एमसीक्यूज और कवर कर लिए, मतलब आज के 20 एमसीक्यूज अपन यहाँ कवर कर चल चुके हैं। अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 से चालू करा था, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 30, हुर्रे, यस। आगे चलते बेटा, अगले और एमसीक्यूज जो बच्चे हैं उनको भी देखकर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेविड एज एडिशनल ड्यूटीज, बेटा सर ये हटा दूँ, बोलो ये हटा दूँ सर, एक बार इसको एक काम करो फुल स्क्रीन कर दो। बेटा मैं फटाफट से फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, इसको फटाफट से नोट करना है, क्या करना है बोलो, नोट करना है, ठीक है, हाँ आप नोट कर लो।
हाँ जी बेटा, नोट कर लिया? हाँ सर नोट कर लिया, आ जाओ वापस आ जाओ। हाँ नोटिंग हो गई? हाँ सर हो गई। आगे चलें, आगे चलो। आगे आ रहा है बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 31, इसलिए अब मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा बेटा, है ना। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। हाँ सर नोट कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 31। ये देखो ये रहा, छुपा दूँ? हाँ छुपा दो, ऊपर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेवीड एज एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स अंडर सेक्शन नंबर 3 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962? साहब कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन नंबर 3 में इनमें से कौन सी एडिशनल ड्यूटी लगाई जाती है, लेवी की जाती है? इनमें से कौन सी? विच ऑफ द फॉलोइंग? ड्यूटी इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी, बेटा बिल्कुल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, 3(1) में लगाई जाती है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी बेटा बिल्कुल लगाई जाती है। आप इसे बोल सकते हो 3(3) में बोल सकते हो बेटा, या 3(5) में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी टू काउंटर बेस सेल्स टैक्स, बेटा वैट को करने के लिए 3(5) में लगाई जाती है। 3(5) में वैट के लिए लगाई जाती है बेटा, इसको आप 3(3) में बोल दो प्यार से, और इसको आप 3(1) में बोल लो प्यार से। एंटी डंपिंग ड्यूटी बेटा 3 में नहीं लगती है, डंपिंग बेटा की जाती है, बोलो 9A में। 9A के अंदर बेटा, सेक्शन 9A में बेटा डंपिंग की जाती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये ऑप्शन बेटा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ से मेरे से पूछ रहा है सेक्शन 3 की एडिशनल ड्यूटीज लेवी की जाती है किन किन के अंदर। तो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ नहीं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल ऑफ द अबव नहीं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 32 की बात हो रही है बेटा। सेफ गार्ड ड्यूटी कैन नॉट बी इम्पोज्ड इफ, सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी बेटा अगर आप एक डेवलपिंग कंट्री से ले रहे हो बेटा, एक ही डेवलपिंग कंट्री से ले रहे हो तो 3% से कम होना चाहिए, और अगर कंबाइंड एक से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री से ले रहे हो तो बेटा मिलाकर 9% नहीं होना चाहिए, मतलब 9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ कि ना? हाँ, ये बेटा मैंने आपको समझा रखा है, अच्छे समझा रखा है, आप अच्छे से जानते हो। सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाती है बेटा 8B के अंदर। कहीं लगाई जाती है? सेक्शन नंबर 8B, कैपिटल B। तो सेक्शन 8B के अंदर सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाती है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी बेटा सेक्शन नंबर 6 में लगाई जाती है, और काउंटर वेलिंग फॉर सब्सिडाइज्ड आर्टिकल बेटा सब्सिडी वाली लगाई जाती है 9 के अंदर, और 9A में एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो मैंने आपको सारी यहाँ पर ड्यूटीज़ के सेक्शन रिवाइज करा दिए साहब। क्या बोल रहे थे? द आर्टिकल ऑन विच प्रपोज्ड, क्या बोला बेटा? पढ़े इसको? हाँ पढ़ो सर। द आर्टिकल ऑन विच प्रपोज्ड टू बी इम्पोज्ड ओरिजिनेट फ्रॉम डेवलप्ड, बेटा डेवलप्ड की बात नहीं होगी। आर्टिकल ऑन विच प्रपोज टू बी इम्पोज्ड ओरिजिनेट फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री, हाँ, प्रोवाइडेड इट्स ए शेयर ऑफ इम्पोर्ट, बेटा 5% नहीं 3%, गलत। द आर्टिकल ऑन विच इज प्रपोज टू बी इम्पोज्ड ओरिजिनेट फ्रॉम मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री एंड इट्स एग्रीगेट शेयर ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज ईच विद लेस देन 3% टेकन टुगेदर डज नॉट एक्सीड 9%। ओ हाँ, 3% से कम और 9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड 9% और लेस देन 3%। करेक्ट ऑप्शन है बेटा, यही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल्स इज इम्पोज्ड बाय अ पर्सन इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, बेटा ये बेवकूफ़ बनाने के तरीके, SEZ वाला केस यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या होता है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट बेटा SEZ होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो बेटा GST के अंदर होते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो कहाँ होते हैं बेटा? GST में। अच्छा कौन कौन से होते हैं बोल के बताओ फटाफट बोलो। GST के अंदर कौन कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट होते हैं बेटा? रजिस्ट्रेशन वाले बताओ, पहले मुझे रजिस्ट्रेशन वाले बताओ। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये है स्पेशल कैटेगरी बस। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बस इसको बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट। इसके बाद आता है AP, UK, मेगा सिक्किम। AP, UK, मेगा सिक्किम, जहाँ पर लिमिट कितनी रख रखी बोलो? 20 लाख। AP, UK, मेगा सिक्किम 20 लाख। और उसके बाद में बेटा आपके पास में आता है रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। AP, UK, मेगा सिक्किम, पौंडीचेरी, तेलंगाना। AP, UK, मेगा सिक्किम, पौंडीचेरी, तेलंगाना। हाँ क्या ना? हाँ, ये है बेटा रजिस्ट्रेशन के लिए। और कंपोजिशन के लिए बोलेंगे तो स्टार्टिंग के 8 बेटा। कंपोजिशन के लिए स्पेशल कैटेगरी क्या होगा? दोनों के लिए अलग अलग होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल कैटेगरी अलग होता है, कंपोजिशन के लिए अलग होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने क्या बताया? स्पेशल कैटेगरी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बस। लेकिन कंपोजिशन के लिए अगर आप स्पेशल कैटेगरी की बात करोगे बेटा तो वहाँ पर आता है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, AP, UK, मेघा सिक्किम। AP, UK, मेघा सिक्किम बेटा। AP अरुणाचल प्रदेश, UK उत्तराखंड, मेघा मतलब मेघालय, और सिक्किम मतलब सिक्किम। हाँ क्या ना? हाँ बेटा AP, UK, मेघा के साथ सिक्किम घूमने गए, मेमोरी टेक्निक भी बना रखी है। आ जाओ। तो यहाँ पर SEZ की कहीं दूर दूर तक बात नहीं होगी बेटा, सेफ गार्ड ड्यूटी चल रही है, कस्टम की बात चल रही है। अब आएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 33। सम बैंक्स इन चाइना, चाइना के बेटा कुछ बैंक इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं टू इट्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर पैनल। सोलर पैनल बेटा जो सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं उनको बोलते हैं सोलर पैनल। क्या बोलते हैं? सोलर पैनल।
दिस इंटरेस्ट फ्री लोन वुड क्वालिफाई एज अ सब्सिडी फॉर लेविंग काउंटरवेलिंग ड्यूटी। 9 CVD for subsidized articles in India on import of such solar panel if अगर तुम साथ हो, if such interest free loans is given by public और गवर्नमेंट, बेटा बिल्कुल सही है, पब्लिक और गवर्नमेंट बैंक बिल्कुल सही है। ये बेटा ये कहाँ दे रखा है, ये बेटा दे रखा है आपको एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 9, ये बात आपको दे रखी है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 9 के अंदर, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 9 के अंदर बेटा ये बात आपको मिलेगी कि बेटा किन के द्वारा दिया जाना जरूरी है। बेटा पब्लिक बैंक या गवर्नमेंट बैंक के द्वारा दिया जाना जरूरी है। इंटरेस्ट फ्री लोन बेटा गिवन बाय प्राइवेट बैंक देयर ऑन विदाउट एनी डायरेक्शन, बेटा ये यहाँ पर नहीं आएगा, बोथ ए एंड बी हो नहीं सकता, प्राइवेट बैंक नहीं बेटा, पब्लिक बैंक को होना जरूरी। सर कहाँ लिखा हुआ है, मैंने अभी अभी बेटा बताया आपको एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 9 के अंदर ही बात। अरे बाप रे, कलर चेंज करना पड़ेगा ना, हाँ सर कलर चेंज करना पड़ेगा। ना 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 ना, अरे साहब कलर का है, ऐसा कैसे हो सकता है, हैं? ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा बेटा, बेटा फॉर द टाइम बिंग कलर चेंज नहीं कर सकते, कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद इसके अंदर, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। ये रहा बेटा, इसकी बात कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 9। ये देखो मैंने इसको बादल में भी डाल दिया और उसको बेटा ऐसे हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर ये दे रखा है। ओके, तो पब्लिक और गवर्नमेंट बैंक की बेटा यहाँ पर बात की जा रही है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा ए, प्राइवेट बैंकों के द्वारा दिया जाएगा, नहीं माना जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, इसके पीछे का लॉजिक समझो बेटा। अपन ये जानते हैं कि चाइना की गवर्नमेंट अगर इंडिया की गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाना चाहती है तो चाइना की गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइवेट बैंकों से मतलब नहीं मेरे को, चाइना के प्राइवेट बैंक क्या कर रहे हैं उनसे मतलब नहीं है। चाइना की गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, अपने कुछ मैन्युफैक्चरर को, सबको की कुछ को बेटा, कुछ को लालच देगी कि इंडिया में सस्ते में माल बेचो, तो वो कहेंगे साहब सस्ते में कैसे बेचे, हमको पड़ता नहीं खाएगा, तो गवर्नमेंट बोलेगी हम तुम्हें सब्सिडी देंगे, हाँ हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम सस्ते में माल बेचो, तुम्हारा नुकसान हम भरेंगे, तुम भारत को बर्बाद करो, तुम भारत को बर्बाद करो साहब, तुम्हें जितना भी नुकसान होगा हम भर कर देंगे। ऐसा कौन बोल रहा है, चाइना की गवर्नमेंट किसको बेटा, वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को। तो हम भी होशियार है ना बेटा, हमारी गवर्नमेंट पागल है क्या। जैसे ही हमारी गवर्नमेंट को ये बात की भनक पड़ेगी कि साहब माल बहुत ज़्यादा सस्ते में आ रहा है और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, बेटा हम 9 के अंदर, सेक्शन 9 के अंदर क्या लगा देंगे, CVD फॉर सब्सिडाइज्ड आर्टिकल लगा देंगे, यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी वहां पर इंपोज कर दी जाएगी। प्राइवेट बैंक से मतलब नहीं बेटा, वहां की गवर्नमेंट या वहां की पब्लिक बैंक, पब्लिक बैंक मतलब वही बेटा जिसमें मेजॉरिटी गवर्नमेंट का ही पोर्शन हो। ओके कि नहीं, ओके ओके सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 34। आपके साथ मुझे बहुत मजा आ रहा है बेटा, आपको पढ़ाकर आपको भी मजा आ रहा हो तो पॉज करो वीडियो को और कमेंट करो साहब कि आपको मजा आ रहा है, ठीक है। मैं बस इतना से लिख दो साहब मजा आ गया, बहुत है बेटा, मेरे को खुशी वहाँ पर मिल जाएगी, मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत आप लोगों के लिए कामयाब हो गई। काउंटर वेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन नंबर 9 ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट शैल नॉट बी लेविड अनलेस इट इज डिटरमाइंड दैट। बेटा काउंटर वेलिंग ड्यूटी तब तक नहीं लगाई जा सकती जब तक कुछ बातें डिटरमाइन ना की जाए। सेक्शन नंबर 9 के अंदर ये चीज़ आती है और वो बातें आपको क्या है बेटा पता ही है कि बेटा गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहा हो, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया जा रहा हो और डोमेस्टिक गुड्स को छोड़कर चाइना का माल इस्तेमाल किया जाए। मतलब हमारे देश के अंदर लोग, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ये चाह रही साहब कि इंडिया के लोग हमारा माल, मतलब चाइना अपने ऊपर अधीन बनाना, अधीन डिपेंडेंट करना चाह रही है। और बेटा सबको दी जा रही है कि कुछ को दी जा रही है, कुछ को दी जा रही है, क्योंकि बेटा अगर सबको दी जा रही है तो फिर तो वो तो कॉमन पार्लेंस में आ गई, वो तो कॉमन पार्लेंस में आ गई, वो तो बेटा फॉर ऑल हो गया। तो फॉर ऑल वाली कंडीशन नहीं होगी, कुछ को, लिमिटेड नंबर ऑफ जनों को अगर दी जा रही है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए दी जा रही है और बेटा इंपोर्टेड गुड्स को ज़्यादा तवज्जो देने के लिए की जा रही है, तो उन्हीं 3 कंडीशंस के अंदर बेटा क्या होता है, ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती कि लगाई जा सकती है, लगाई जा सकती है, शैल बी लेविड। बट क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन में बोल रहा है इनमें से किस में नहीं लगाई जा सकती है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी शैल नॉट बी लेविड अनलेस इट इज डिटरमाइंड, अनलेस इट इज, मतलब जब तक कि ये चीजें डिटरमाइन नहीं हो जाती। क्या कस्टम ड्यूटी लगा सकते हो साहब, CVD लगा सकते हो 9 वाली, CVD नहीं लगा सकते 9 वाली, CVD नहीं लगा सकते 9 वाली, ठीक है। ऑप्शन देखें, सब्सिडी रिलेट्स टू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही बात है साहब, जब तक कि ये कंडीशन प्रूव नहीं होती क्या मैं CVD लगा दूं, नहीं लगा सकता। सब्सिडी रिलेट्स टू यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ओवर इंपोर्टेड गुड्स, देख लो, हाँ साहब, सब्सिडी इज कन्फर्ड ऑन ऑल, नहीं बेटा पीछे आओ, गलत बोल दिया, हाँ
गलत ऑप्शन, ऑल नहीं बेटा, लिमिटेड। अगर सबके लिए हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है, ये इसको कांटा लगा दो बेटा, थर्ड ऑप्शन को कांटा लगा दो। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ठीक है। सेक्शन 9 आई होप आपने पढ़ रखा होगा। कस्टम के लिए फिलहाल अभी मैंने कोई रिवीजन लेक्चर यहाँ पर डाले नहीं है। अमेंडमेंट कस्टम में कोई ऐसा खासा था ही नहीं कि मैं अमेंडमेंट वहाँ पर कवर कराऊँ। हालांकि कोशिश रहेगी नियर फ्यूचर के अंदर मैं फिर बोल रहा हूँ कोशिश, क्योंकि अभी मेरे पास MCQs बेटा बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं, और फिर CMA वाले बच्चों की वर्क बुक भी मेरे पास पेंडिंग पड़ी है। और CMA वाले इंटर वालों के लिए अलग से MCQs की सीरीज अलग बनानी है CMA वालों के लिए। तो CMA इंटर और CMA फाइनल का बच्चा अगर देख रहा है इस लेक्चर को, बेटा आप लोगों के इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बिट क्वेश्चंस करके जो एक पब्लिकेशन दे रखी है बेटा, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा के चल रहा हूँ। आने वाले टाइम में लेक्चर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, किसके, बिट क्वेश्चंस के, ठीक है। तो जुड़े रहिए साहब। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन होता है बेटा फर्स्ट एंड सेकंड, और वो मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी के अंदर, जहाँ पर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की बात होगी और जहाँ पर इसकी बात होगी। बेटा इसके लिए ज़रूरी नहीं है शैल नॉट बी लेविड अनलेस, अनलेस मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए, तो बेटा ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी तो भी लगा सकते हैं। सबके लिए दिया जाए उससे मतलब नहीं है साहब, कुछ के लिए दिया जाए तो फिर चेक करना पड़ेगा। ओके 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 ओके, समझा सर। एंटी डंपिंग ड्यूटीज कैलकुलेटेड एज, बेटा जितनी डंपिंग है वो और जितनी अपनी इंजरी है वो विच एवर इज लोअर। क्या बोला मैंने, जितना मार्जिन ऑफ डंपिंग है, मतलब जितनी डंपिंग उन्होंने करी है। डंपिंग मतलब होता है बेटा 100 की चीज़ 80 में दे रहे हो, तो 20 रुपये की डंपिंग कर रहे हो। अच्छा, और हमको इंजरी की तो 10 की हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ का 90 में मिलता है, डोमेस्टिक 90 में मिलता है, तो हमको इंजरी कितनी की हो रही है, सिर्फ 10 रुपये की। अच्छा, मतलब वो लोग डंपिंग कर रहे हैं 20 की, बट हमें इंजरी हो रही है 10 की, तो विच एवर इज लोअर तो बेटा 10 आंसर आपका हो जाएगा। आई होप बेटा एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है बेटा लोअर ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस, नहीं गलत है, लोअर ऑफ, ये लोअर ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन, बेटा बी। हायर तो भूल ही जाओ बेटा, हायर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। इसी के साथ बेटा 35 क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए, और बेटा यहाँ पर आपके आंसर से शुरू हो जाते हैं जो PDF के अंदर इंस्टीट्यूट आपको देकर चलता है। मैंने आपको पहले ही बोला बेटा इन लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, मुझे बताओ सारे बच्चे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लेक्चर्स, मैं क्यों बना रहा हूँ बेटा, आंसर तो इंस्टीट्यूट ने भी दे रखे हैं ना, आंसर तो इंस्टीट्यूट ने भी दे रखे हैं, लेकिन बेटा मैं चाहता हूं कि MCQs के थ्रू रिवीजन हो जाए, रेदर देन मैं आकर कॉन्सेप्ट बोल के चला जाऊंगा, मजा नहीं आएगा। रिवीजन जब क्वेश्चन के साथ होता ना, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चन हो, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, मजा तब आता है, प्रैक्टिस तब होती है। सिर्फ प्रोविजंस याद करा देने से काम नहीं चलेगा। एग्जाम में प्रोविजन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, केस स्टडी पूछेगा। CA फाइनल वालों के लिए RTP, बेटा RTP में बहुत बढ़िया अमेंडेड क्वेश्चन है। तो जो इस लेक्चर को देख रहा है वो RTP का लेक्चर देखेगा ही देखेगा। मैंने डाल दिए सारे के सारे क्वेश्चन करा के, और बेटा सारे क्वेश्चन अमेंडेड है। रूल नंबर 43 अमेंडेड से क्वेश्चन है, कंपोजिशन अमेंडेड से क्वेश्चन है। समझ रहे हो मेरी बात को। TCS से बहुत बढ़िया केस स्टडी डाली हुई है, और वो मैंने 1.5 घंटा लगाकर इतने बढ़िया तरीके से करवाई है साहब उसको, कि उससे बढ़िया आपको पूरे YouTube पर कोई लेक्चर नहीं मिलेगा। ये मेरी गारंटी है आपको, दिस इज माई गारंटी, ऑल द वे ओपन गारंटी। एक बार देख लेना और देखने के बाद मुझे कह देना कि साहब इससे अच्छा है, पढ़ाना छोड़ दूंगा साहब, लेक्चर नहीं डलेगा मेरा अगला लेक्चर। अगर उससे बढ़िया आपको यूट्यूब पे कोई लेक्चर मिल जाता है तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, केस स्टडी फर्स्ट MCQs की, जो आपको मेरे यहाँ आपको मिलेगा वो लेक्चर, ठीक है, इस चैनल के ऊपर। CA फाइनल, GST, RTP, केस स्टडी फर्स्ट, TCS के ऊपर जो है बेटा, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। हाँ सर, बेटा आपसे बहुत मज़ा आता है मुझे जब मैं आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ पर 35 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी सी बात कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकते हो। बात इतनी सी करूँगा, 3 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करने हैं एग्जाम में जाने से पहले। मैं हर वीडियो हर लेक्चर के बाद यही बोलता हूँ बच्चों को, 3 अटेम्प्ट के पेपर बेटा मैं लिख के दे रहा हूँ, पास हो जाओगे। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ बेटा, 4 कर लो बहुत अच्छी बात है, बट 3 से कम नहीं होना चाहिए। और बेटा एग्जामिनेशन कंडीशन का मतलब होता है साहब कमरा बंद कर बीच बीच में उठकर जा रहे हो पानी पीने, बीच बीच में दूसरों से बातें कर रहे हो, बेटा उसको नहीं बोलते एग्जामिनेशन कंडीशन। एग्जामिनेशन कंडीशन का मतलब बेटा 1:45 पे पेपर आपके सामने आ जाना चाहिए। अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पर ओपन कर लो 1:45 पर, 15 मिनट में उस पेपर को रीड करो, और 2 बजे बेटा अपने रजिस्टर में लिखना चालू करो घड़ी लगाकर, और 5 बजे पेपर को छोड़ो और 5:30 बजे बैठ कर देखो कि आप आंसर, सजेस्टेड आंसर से उसे टैली करो कि कितनी कमी पेशी है। कोई टेस्ट सीरीज से कुछ लेना देना नहीं होता साहब। मेरे टाइम पे कौन सी टेस्ट सीरीज थी, 5 सब्जेक्ट में एग्जामिशन है साहब, इंटर पे 4 सब्जेक्ट में एग्जामिशन है साहब। बोलो, मेरे टाइम कोई टेस्ट सीरीज नहीं होती थी। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर, बिल्कुल समझ रहे हैं, और इसलिए समझा रहा हूँ
टेस्ट सीरीज़ वगैरह ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। एवरीवन इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरी न्यू जो भी इनिशिएटिव है, एवरी न्यू आइडिया इज़ गुड। बट हालांकि मैं ये कहूँगा कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते बेटा टेस्ट सीरीज वगैरह, घर पर सजेस्टेड आंसर से अगर आप खुद टैली करोगे तो आपको खुद को ज़्यादा समझ में आएगा कि आपने गलती कहाँ करी है, रेदर देन कोई और समझाएगा। खुद की गलती खुद निकालने में एक अलग ही मज़ा आता है, एक अलग ही एक्सपीरियंस आता है। मैं तो यही करता था जब मैं सीए फाइनल में था, इसलिए आपको भी यही बोल रहा हूँ। 3 पेपर बेटा मेरे को सॉल्व चाहिए, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। आप मेरे प्यारे बच्चों इस बार डेफिनेटली पास हो जाओगे, डेफिनेटली पास हो जाओगे। और इस सब्जेक्ट में तो बेटा एग्जामिशन आएगी आपके, इतना तो मैं नहीं पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा, सी यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बेटा अभी बहुत सारे हैं, खत्म नहीं हुए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आंसर्स के बाद एक नया सेट नंबर 2, ये देखो पार्ट नंबर 2 वापस चालू हो रहा है, जहाँ पर फिर से आपको नए एमसीक्यूज मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 वापस चालू हो जाएगा। ये वाले लेक्चर्स बेटा अब इसके बाद में रिकॉर्ड करूंगा, तो यहाँ तक स्टॉप करना पड़ेगा, वैसे भी बहुत टाइम हो गया बेटा, 1.5 घंटा हो गया। तो बाय बाय, टाटा, सी यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। ये सारा पढ़ाऊंगा, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। तब तक बेटा आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।